बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, खुश आमदीद। इस उम्मीद और दुआ के साथ कि आप खैरियत से हैं। आपको एक मिस्टर के ब्रांड न्यू एपिसोड के अंदर मैं इमरान हसन वेलकम कहता हूं और मेरे साथ मौजूद हैं अरमला हसन। उम्मीद करते हैं आप बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, मजे में होंगे, आपकी सुबह अच्छी हुई होगी। लेकिन अगर आप घर से बाहर निकले हैं तो आपको स्मॉग ने आपका पीछा नहीं छोड़ा होगा। हर से आपको धुंधली नजर आ रही होगी क्योंकि लाहौर में आज फिर एक बार स्मॉग बहुत ज्यादा है। बिल्कुल, आलूदा तरीन शहरों में लाहौर एक बार फिर सरे फहरिस्त है। पंजाब हुकूमत कोशिश कर रही है लेकिन कोशिशें बराबर साबित नहीं हो रही हैं। लाहौर समेत पंजाब के जो मैदानी इलाके हैं यहाँ पे जो मामूलात ज़िंदगी हैं वो स्मॉग ने अच्छे खासे डिस्टर्ब कर दी हैं। मसनूई बारिश बरसाने के मंसूबे पर अमल दरामद के लिए एक वर्किंग ग्रुप कायम हुआ है। आई डोंट नो वेदर कुछ ऐसे एक्सपर्ट्स को एंगेज किया गया इस मामले के अंदर। जब हमने तो एक्सपर्ट से पूछा था तो उन्होंने कहा था कि एक बेसुध एक्सरसाइज होगी, मसनूई बारिश बरसाना, पैसे का ज़या होगा, इससे कोई इम्पैक्ट नहीं आएगा। और अगर कोई इम्पैक्ट नहीं आएगा तो फिर इतना ज़्यादा टैक्स का पैसा क्यों इस पर लगाया जाए। आई मीन उन्हीं वसाइल को कहीं और मोल्ड किया जाए, कहीं और इस्तेमाल किया जाए। लेकिन फिर वक्त जो सूरत हाल है ये तो आप कैमरे की निगाह से देख रहे हैं। अगर आप ह्यूमन आई से भी देखेंगे, आप बाहर निकलेंगे तो यकीन माने कि सामने पड़ी चीज़ सुझाई नहीं देती है। स्मोक से हालात बहुत ख़राब है और अब तो हद निगाह के ऊपर भी असर पड़ रहा है। और अभी ये शहरों के अंदर हालात हैं। अगर आप मोटरवे या इन जगहों पे जाएंगे, मोटरवे इन वे के रिंग रोड वाली साइड पे अगर आप जाएंगे तो वहां पे धुंध या ये जो स्मॉग है ये और ज्यादा है, जिसकी वजह से जो जीरो विजिबिलिटी वाला मामला भी समटाइम्स हो जाता है। अभी आई डोंट नो है या नहीं है, लेकिन आगे चूंकि फॉग का वेदर भी आ जाएगा तो अल्लाह करे बारिशों के बाद ये जो स्मॉग सी कैफियत है, ऑब्वियसली नेचुरल बारिश होगी तो उसका इम्पैक्ट डिफरेंट होगा। जो कि पंजाब हुकूमत आर्टिफिशियल रेन के हवाले से कुछ इकदाम कर रही है, तो लेट्स होप के क्या सूरत हाल बनती है। बिल्कुल जी, पैवस्ता है शजर से उम्मीदें बहार है, आके नहीं दे रही है बाहर और अल्लाह करे आ जाए। अपने तौर पे कोशिश करें, अगर कहीं पे भी किसी भी किस्म की आलूदगी का बायस बन रहे हैं, मिसाल के तौर पे आपने अपनी मोटरसाइकिल की ट्यूनिंग नहीं कराई, गाड़ी की ट्यूनिंग टाइमली नहीं कराई, कहीं से धुआं आ रहा है, कुछ जला रहे हैं, कूड़ा करकट जला रहे हैं या कोई जला रहा है आपके आसपास, तो उसको मना करें। और दूसरी जानिब हम तो ये कोशिश करते ही रहते हैं और वैसे हुकूमत पंजाब एक जानिब तो कोशिशें करती नजर आती है और मीडिया दूसरी जानिब कसर नहीं छोड़ी हुई। पूरा लाहौर, कल भी हमने जिक्र किया था, खोद के रखा हुआ है पूरा लाहौर। इस वक्त पूरे लाहौर से मुराद जितने भी बड़े बड़े मेन इलाके हैं जहां से मेन कनेक्शंस होते हैं सड़कों के, उनको खोद के रखा है। वहां पे अंडरपासेस बनाए जा रहे हैं, वहां पे बहुत देर तक ट्रैफिक जैम रहता है, बहुत देर तक गाड़ियां खड़ी रहती हैं। अच्छा, तो फिर रीजन तो बन जाता है। कल आपने अंडरपास का जिक्र किया, वाकई दैट वाज वेरी स्ट्रेंज कि एक साइड मैंने जाते हुए ऑब्जर्व किया कि एक साइड खुली एक साइड बंद है, तो मुझे समझ नहीं आती कि वो वाली साइड कहां है। इसलिए मोहसिन नकवी साहब की गोल्डन रंग की जो तख्ती है वो पहले लगा दी गई है कि उन्होंने इफ्तिताह कर दिया। लेकिन मैं सीएम साहब, तख्ती का मामला, ये सब तख्ती का मामला है और तख्त और तख्ती का तो मामला है पाकिस्तान में सारा। खैर जी, इस पे हम बात करते रहेंगे और आपको आगाह करते रहेंगे। प्लीज मास्क पहनिए, अपना ख्याल रखिए। हम आगाज करते हैं प्रोग्राम का सियासी और बड़ी खबर से। जी नाजरीन, सियासी मैदान सज चुका है, इलेक्शन का जो कहना बिगल भी बच चुका है। सियासी पहलवान अखाड़े में उतरने के लिए पर तोल रहे हैं, एक दूसरे को ललकार रहे हैं, बल्कि झपटने के लिए मुकम्मल तौर पर तैयार है, तो ये गलत नहीं होगा। पीपल्स पार्टी और नून लीग जो साबिका पीडीएम हुकूमत है उसमें इत्तेहादी रहे हैं, इस वक्त अपनी तमाम तैयारी करके एक दूसरे के खिलाफ जो पोजीशंस हैं वो संभाल चुके हैं। पीपल्स पार्टी नून लीग पर ताबड़तोड़ तनकीदी निश्तर चला रही है और बिलावल भुट्टो फ्रंट फुट पर आकर दूसरे जो सियासतदान खास तौर पर लाहौर के सियासतदानों से कहते हैं कि जैसी सियासत आप कर रहे हैं ये तसादम की तरफ लेके जाएगी, इससे मसाइल का हल नहीं होगा। और साथ साथ वो बुजुर्ग सियासतदानों से तकाजा कर रहे हैं कि वो मस्जिद में बैठे हैं, अल्लाह अल्लाह करें और मुल्क के मसाइल हल करने के लिए दुआ करें। बिल्कुल, और दूसरी जाने तहरीक इंसाफ कह रही है नूरा कुश्ती 2.0 है, प्रो मैक्स है, ये दोनों मिले हुए हैं। हमेशा से चूंकि मौक़िफ़ एक तहरीक इंसाफ का रहा है तो अब भी ये कहा जा रहा है भाई इलेक्शन से पहले ये बयानात आएंगे और फिर इलेक्शन के बाद जो है ना दोनों मिलकर साथ मुखालिफिन बैठ जाएंगे। वो भी सकता है क्योंकि अब तो हो चुका है 16 महीने के लिए। खैर, मुस्लिम लीग नून इस पर मुकम्मल खामोशी इख्तियार किए हुए है। मुस्लिम लीग नून का जो पोलिटिकल इस वक्त स्नैरियो कहूँ, मैं स्ट्रैटेजी कहूँ या अंदाज कहूँ, वो थोड़ा सा मुख्तलिफ है और वो ज़्यादातर इस वक्त इस बात पे फोकस किए हुए हैं कि इलेक्टेबल्स से बात की जाए या जो मुख्तलिफ पॉलिटिकल फोर्सेस हैं उनको एंगेज किया जाए और इसमें भी मेन स्ट्रीम नहीं। आई मीन आपने देखा उन्होंने सिंध पे फोकस किया, बलूचिस्तान पे फोकस किया, उनका फोकस थोड़ा सा इन एरियाज के ऊपर ज़्यादा है। मे बी वो पंजाब को अपनी टेरिटरी अब भी समझते हों, उनको लगता है कि अब भी उनको कोई डर नहीं है यहाँ पे पंजाब के अंदर, लाहौर के अंदर, या हो सकता है उनकी स्ट्रैटेजी का हिस्सा हो कि इस पर हम बाद में तवज्जो देंगे। बहरहाल जो पीपल्स पार्टी के शरीक चेयरमैन है बिलावल भुट्टो जरदारी साहब, उनके वालिद मोहतरम आसिफ अली जरदारी साहब
वो कहते हैं ना अपने ही फौजी मारने के लिए उन्होंने मोर्चा संभाल लिया है और मुस्लिम लीग नून पर तनकीद करने और बिलावल का साथ देने के बजाय नवाज शरीफ के रोब को तस्लीम करते हुए बिलावल को ही उन्होंने कहा भाई जरदारी साहब ने कि ना तजर्बेकार है, अभी अंडर ट्रेंड है, एक्सपीरियंस इज एक्सपीरियंस। और दूसरी जानिब वो कहते हैं कि बिलावल इज द जनरेशन हु सेज बाबा यू नो नथिंग। यानी वालिदैन अपने बच्चों की कहाँ सुनते हैं, ये तो बात सही है, लेकिन पॉलिटिक्स में ऐसा नहीं होना चाहिए। फिर क्या इन सारे बयानात का डैमेज एक पिक्चर ने कंट्रोल किया जो आई थी? कल भी हमने इस पे बात की थी, मुझे लगता है नहीं, लेकिन दूसरी जानिब जो पॉलिटिकल वर्कर है वो थोड़ा सा हैरानो परेशान है कि मैं जावा ते केड़े पासे जावा। दिस इज हाउ वी हैव द सिचुएशन। अच्छा, एक और इससे पहले कि हम डिस्कशन की जानिब जाएं, बड़ी अच्छी खबर पाकिस्तान के लिए आ रही है और वो पाकिस्तान के कुछ UAE के साथ मुआहदे हुए हैं इकोनॉमिक फ्रंट के ऊपर। कुछ 25 बिलियन US के मुआहदे MOUs हैं एक्चुअली जिनको पाकिस्तान ने साइन किया है। और काकर साहब जो हमारे केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर है उन्होंने कल एक मैसेज दिया। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर की इन्वॉल्वमेंट भी इसके अंदर मौजूद है, उनका भी किरदार है। उन्होंने एक मैसेज दिया जी कि पाकिस्तान के लिए अच्छी खबर है और मईशत पर इसके मस्बत असरात मुरतब होंगे। इस पर भी हम जरूर बात करेंगे। फिर वक्त हमारे साथ हमारे एक्सपर्ट मौजूद हैं, उनकी हम राय लेते हैं। डॉक्टर रसूल बख्श रईस साहब हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया कि आपने अर्ली इन द मॉर्निंग हमें ज्वाइन किया। मौजूदा सियासी सूरत हाल पे ही बात करेंगे क्योंकि कहूंगी कि कुछ मंजरनामा बदला था, आप कहेंगे मंजरनामा वही है, तो इसलिए मंजरनामे को छोड़ के ये किरदार भी वही है। तो जिन किरदारों की हम बात कर रहे हैं और जिसमें थोड़ी बहुत हलचल हमें आए रोज कुछ ना कुछ नजर आती है, चाहे वो सवालात की शक्ल में हो, कुछ बयानात की शक्ल में हो। अभी हम बिलावल भुट्टो जरदारी और आसिफ अली जरदारी साहब के हवाले से बात कर रहे थे और इमरान ने भी एक टर्म यूज की कि जरदारी साहब अपने ही फौजी मारने पे तुले हुए हैं। यानी बिलावल भुट्टो को जिस तरह से उन्होंने ना तजुर्बाकार कहा उस इंटरव्यू के बाद, और फिर जो अभी इलेक्शन कैंपेन्स के दौरान बिलावल जिस तरह का स्टांस या बयानिया अपनाए हुए हैं, किस तरह से देखते हैं आप इस सूरत हाल को? देखें, जब वालिद मोहतरम ये कह दें कि ये बच्चा है ना तजर्बाकार है, तो ज़मीन तो उन्होंने पैरों से निकाल दी उसके। और फिर उस इंटरव्यू के बाद हमने देखा कि मैदान में सियासत छोड़कर बिलावल जरदारी भुट्टो साहब दुबई चले गए और खबरें यहाँ पे कुछ और थी, उनकी जमात के लोग कुछ और बयान दे रहे थे। तो देखें, 16 महीने बिलावल जरदारी भुट्टो साहब हुकूमत का हिस्सा थे, 55 दौरे किए, सुना है 1 अरब रुपए से ज़्यादा उनके दौरों पे खर्च हुआ। तो उस वक्त वो इतना ही नाबालिग थे कि उन्होंने ये नहीं सोचा कि किन के साथ वो हुकूमत में है। उसमें ज़ाहिर है कि नवाज शरीफ साहब की हुकूमत थी, सामने शहबाज शरीफ साहब थे और फिर हज़रत मौलाना फजलुर रहमान साहब की हुकूमत थी। 16 जमातों में थे। तो ये बयानों के ऊपर बयान कुछ करना इंतहाई मुश्किल है पाकिस्तान में। मैं तो इससे बिल्कुल भागता हूँ कि ये बयान और बयान ये कोई उनसे बात नहीं बनती। ये रोज़ाना बातें करते रहते हैं, बातों से नहीं है। हमें ये पता है कि पहली बात तो ये है कि इस वक्त पाकिस्तान में ना कोई सियासत का आज़ादाना माहौल है, ना सब सियासी जमातों को यकसा हमवार मैदान दिया जा रहा है, और ना ये है कि इस वक्त कोई इंतखाबी माहौल आपको नज़र आता है। मुझे तो नज़र नहीं आता, शायद आपको, क्योंकि आप टेलीविज़न के ऊपर बैठे हुए हैं, आपको ज़्यादा नज़र आता हो। लेकिन हम जो यहाँ पे शहरों में, इधर उधर देहातों में जहाँ कहीं भी जाते हैं, हमें तो कोई ऐसा माहौल नज़र नहीं आता। और अभी तक लोग यही सवाल उठाते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने तो पत्थर पे लकीर वाला फैसला दे दिया, लेकिन क्या आगे पत्थर पे लकीर बनती भी है या नहीं बनती है? तो अभी तक शुरुआत है। अच्छा डॉक्टर साहब, ये तहरीक इंसाफ बड़ी जमात है पाकिस्तान की, हुकूमत में भी रही है, उसमें आपको मालूम है कि उन्हें पाबंद किया था इलेक्शन कमीशन ने कि आप 20 दिनों के अंदर टू रिटेन देयर इंतखाबी निशान बल्ला आप इंट्रा पार्टी इलेक्शंस करवाएं, और इस पर उन्होंने रजामंदी भी जाहिर की थी। अब जो ताज़ा तरीन खबर आई है उसमें उन्होंने कहा जी कि हम इंट्रा पार्टी इलेक्शन करवाएंगे लेकिन इसमें हमारे चेयरमैन हिस्सा नहीं लेंगे। और जो बैरिस्टर अली जफर हैं उन्होंने कहा कि पहले भी तकनीकी बुनियादों पर ये जो इंतखाबात है मुस्तरद किया गया, तो हम नहीं चाहते फिर कोई मसला बने तो कोई और रहनुमा इसमें हिस्सा लेगा उनकी जगह, यानी कि उनके चेयरमैन की जगह। आप इस डेवलपमेंट को कैसे देख रहे हैं? चेयरमैन तहरीक इंसाफ के जिनकी वजह से पार्टी है वो इंट्रा पार्टी इलेक्शंस में नहीं है ड्यू टू द टेक्निकल इशूज, और उनकी जगह कोई और आ रहा है, कैसे देख रहे हैं आप?
देखते हैं कि कौन आता है, क्या होता है, लेकिन उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जो 16 माह की हुकूमत थी वो मियां नवाज शरीफ साहब, जरदारी साहब और फजल रहमान की हुकूमत थी, और उनमें कोई भी हुकूमत के अंदर खुद नहीं था और लोग थे। लंदन में बैठ के मियां नवाज शरीफ साहब ने हुकूमत की, और ये भी देखा है हमने कि जरदारी साहब का अहदा जो भी हो, लेकिन ये है कि पीपल्स पार्टी में फैसला साजी का अख्तियार किसी और को नहीं है, वो सिर्फ आसिफ अली जरदारी साहब को है। इसी तरह से जब तहरीक इंसाफ की बात करेंगे, इमरान खान के अलावा कोई और फैसला नहीं कर सकता। वही को चुनो, उनके पास वो पावर हो या ना हो। और इस वक्त मियां नवाज शरीफ साहब के पास भी वो सदर नहीं है, मुस्लिम लीग नून के वो रहबर हैं, और जाहिर है कि ये एक इनफॉर्मल होता है, लेकिन हर फैसला उनके पास होता है। जाहिर है कि एक फैसला है इलेक्शन कमिश्नर पाकिस्तान का, उसकी पाबंदी तमाम सियासी जमातों को करनी चाहिए। हो सकता है कि ये अदालत में भी चले जाए, लेकिन ये है कि फैसला कोई गलत नहीं था कि अगर कोई टेक्निकल बेसिस पे एक पार्टी का निकाला है तो बाकी पार्टियों के भी इस तरह से निकाल सकते हैं। लेकिन लग ये रहा है कि तमाम सियासी जमातों के साथ यकसा सलूक नहीं हुआ। सही, यकसा सलूक नहीं है। अच्छा, दूसरी जानिब डॉक्टर साहब, अभी हम बात कर रहे थे कि मुस्लिम लीग नून की क़यादत हमने देखा है ऑब्वियसली बयानिए को लेकर आगे चल रही है जो पहले हुकूमतों का था, लेकिन अब जिस तरह से नवाज शरीफ साहब की वापसी हुई है और मौजूदा जो इलेक्शन का एक माहौल है, जो आपके मुताबिक अभी तक उस तरह से हमें एक्टिविटी नज़र नहीं आ रही है, एक साजगार माहौल जिसे हम कहते हैं, आप इसमें नून लीग की जो स्ट्रैटेजी है या जो वो बयानिया है जो वो इलेक्शन में लेके आगे जाएगी, जो बज़ाहिर अभी तक इतनी एक्टिवली कैंपेन भी नहीं स्टार्ट उन्होंने की है, वर्कर्स कन्वेंशन हुए हैं, उसके अलावा तो ऐसा कोई हमें नज़र नहीं आ रहा, क्या समझते हैं उनकी इस एक्टिविटीज़ को लेके आप? देखिए, अवाम की सियासत एक प्रोग्राम से होती है, अवाम के सामने जाने के लिए तैयार नहीं है। हो सकता है कि इंतखाबात के करीब जाके लोगों के सामने जाए, लेकिन ये लोग तो पीछे पूछेंगे, और आपको भी ये पूछना चाहिए। आप भी अवाम से हैं और मुझे भी पूछना चाहिए, मैं भी अवाम से हूँ। हर वो शख्स अवाम में से है जो इक़्तिदार में नहीं है कि आप 40 साल से इस मुल्क के ऊपर बारी बारी हुकूमतें करते आए हैं। आपने सिंध को क्या दिया है, पंजाब को क्या दिया है, मुल्क को क्या दिया है? ये जो मंसूबे हैं बिजली बनाने के, जिसकी वजह से हमारी मईशत तबाह हुई है, हमारा मुल्क तबाह हुआ है, हर घर तबाह हुआ है, उसका जिम्मेदार तो आप हैं। आप आके बताएं कि दुनिया में ऐसे मुआहदे किसी ने उस वक्त किए थे जब आपने किए थे, और जिन शराइत पे किए थे क्या दूसरे ममालिक ने भी उन शराइत पे किए थे? जब तक आप सवाल नहीं करेंगे, ये लोग इसी तरीके से मारूसी सियासत करते रहेंगे, और आपका मुस्तकबिल और आपके बच्चों का, आने वाली नस्लों का मुस्तकबिल तबाह करते रहेंगे। सवाल करें, जवाब मांगें, वो सवाल सुनने के लिए तैयार नहीं, जवाब देने के काबिल नहीं है, तो नाराबाजी करते हैं, बयानबाजी करते हैं। हम बैठ के उनके बयानों का तजिया करते हैं। तो मसाइल के बारे में गुफ्तगू करें कि पाकिस्तान के नंबर 1, 2, 3, 4, 20 कौन से बड़े मसाइल हैं, उनका उनके पास अमली तौर पर हल क्या है। उमूमी तौर पे तो किसी भी मुल्क के अवाम ही स्टेक होल्डर्स होते हैं इस बात को लेकर कि वहाँ पे हुकूमत कौन करेगा या उन पर हुकूमत कौन करेगा। हमारे अवाम का एक अलमिया ये है कि बहुत बड़ी तादाद में हम ना तो लॉ अबाइडिंग सिटीजन्स हैं, ना हम बहुत बड़ी तादाद में टैक्स पेयर्स हैं। अगर टैक्स पेयर्स हैं भी तो डॉक्यूमेंटेड टैक्स पेयर्स नहीं हैं। हम अपना वो इम्पैक्ट कहीं किसी हद तक मुझे लगता है कि हम हुकूमतों पर या उन फोर्सेस के ऊपर लेकर आ भी नहीं पाते बतौर अवाम, दुनिया का 5वां बड़ा मुल्क होने के बावजूद, जो कि आना चाहिए। तालीम की भी कमी है डेफिनेटली, और हमें कवानीन का भी नहीं पता। दूसरी जानिब पाकिस्तान जैसे ममालिक के अंदर अक्सर जो डोमिनेट करती है ओपिनियन, वो उन फोर्सेस की करती है जो फाइनेंशियली एड करते हैं ऐसे ममालिक को। और इसमें मैं बिल्कुल ओपनली अपने दोस्त ममालिक का नाम लेता हूँ, जिसमें चीन है, सऊदी अरब है, कतर है। ऐसे ममालिक की ओपिनियन मैटर करती है किसी बड़ी तब्दीली को लेकर, दो कि वो सामने नहीं आती। तो आपको लगता है कि जो फैसला है 8 फरवरी का, वो यकीनी तौर पे अवाम की ही राय के मुताबिक होना है, या कहीं ना कहीं ये जिस राय का जिक्र मैं कर रहा हूं ये भी अपना रोल प्ले करेगी, और उसको देखकर फिर शायद वही शख्सियत आए इक़्तिदार पे जिसके यहाँ पे ताल्लुकात अच्छे हैं या ट्रैक रिकॉर्ड उनके साथ बेहतर है? आप तो नए ममालिक की फहरिस्त ले आए हैं, लेकिन इशारे कहीं और पे जाते हैं। अगर इनकी तरफ से इशारे हैं, वो इशारों के इशारे हैं, ये अलहदा से नहीं हो सकते। दूसरी जो आप बात कर रहे हैं ना अवाम के बारे में, अवाम टैक्स पे कर रहे हैं, जो कंज्यूमर टैक्स है, साबुन
लेते हैं, डिटर्जेंट लेते हैं, हर चीज़ के ऊपर काफ़ी चीज़ें ऐसी हैं जिनके ऊपर बराह रास्त सेल्स टैक्स होता है, एक्साइज टैक्स होता है, वो तो हम दे रहे हैं। असल मसला ये है कि जो हुकूमत की मशीनरी है वो हमारी अशराफिया और जो आपका मुतमव्विल तबका है, ख़ुसूसी तौर पे जो रिटेलर है, दुकानदार है, प्रॉपर्टी डीलर है, ये लॉयर है, डॉक्टर है, इंजीनियर है, आर्किटेक्ट है, जो टैक्स नेट में नहीं है उनके साथ समझौता कर लेते हैं। हुकूमत ने फैसला करना है। हुकूमत जब 8 बजे, 6 बजे, 7 बजे जब सारी दुनिया में दुकानें बंद करती होती हैं, ये यहाँ पे 10 बजे खुले तक की इजाज़त देते हैं। ये दुनिया में कहीं नहीं होता। तो ये तो हुकूमत की कमजोरी है। क्यों? इसलिए कि किसी को वो नाराज नहीं करना चाहते, किसी से वो ऐसे फैसले नहीं करना चाहते जिससे वो ये समझते हैं कि हो सकता है कि हमारे वोट्स में कमी आ जाए। अवाम की बात कोई नहीं करता। और दूसरी बात यह है कि मीडिया में किसको इजाजत है कि आके बैठ के बात करे, कौन आके बात करता है? ये अब सभी हुकूमतों की डॉक्टर साहब बात करें या केयर टेकर सेटअप की सिर्फ बात करें? ये अवाम के लोग नहीं आते, ये वहां पे आते हैं सियासी जमातों के लोग, और सियासी जमातों में से तो वो लोग आते हैं जो अपने मौरूसी हुक्मरानों का दिफा करते हैं। कभी किसी ने आके कहा है कि पाकिस्तान में वो उन्होंने करप्शन की है? कोई आके कहेगा? दूसरे दिन फारिग हो जाएगा। और जो आज़ाद राय रखते हैं उनको आप कितना जगह देते हैं पाकिस्तान के मीडिया में? शाम को आप देख लिया करें, जो 8 बजे 7 बजे शो होते हैं, मैं भी जाता हूं उनमें। हमें तो लगता है डॉक्टर साहब वही अवाम के नुमाइंदे हैं, वही इलेक्ट होकर, हमें तो ये लगता है, आपको नहीं लगता? अवाम के नुमाइंदे वही हैं जो इलेक्ट होकर होते हैं। कैसे इलेक्ट होते हैं? अवाम इलेक्ट करता है या वो सिलेक्ट होते हैं? नामजद उनको कौन करता है? आप जिसको चाहे सेनेटर बना लें, अवाम बनाते हैं सेनेटर? कौन बनाता है? बलूचिस्तान कौन बनाता है? तो ये जो है आपके मुल्क के अंदर 250 के करीब ऐसे सियासी खानदान हैं जो आपके ऊपर हुक्मरानी कर रहे हैं, और उनके ताल्लुक जो मरूसी सियासी जमातें हैं उनसे हैं। और इस वक्त सियासत अवाम की नहीं हो रही, इन्हीं इलेक्टेबल्स की हो रही है कि इनको सियासी जमातों के अंदर किया जाए। और यहाँ पे हमारे दोस्त जो तबसरा करते हैं कि ये जी पाकिस्तान की हकीकतें हैं, इन हकीकतों के मुताबिक। डॉक्टर साहब कतई कलामी की माजरत, मैंने कराची में, इस्लामाबाद में कुछ लोगों को मैं ज़ाती तौर पे जानता हूँ जो बड़ी कदावर शख्सियात कानून तालीम के शोबे में, उन्होंने एक दफ़ा इलेक्शन लड़ने की ट्राई की है, वो 250-400 से ऊपर उनको वोट नहीं पड़ता। तो अवाम भी तो इन्हीं के लिए बात करती है, इन्हीं के लिए वोट करती है जो इलेक्टेबल्स हैं, जिनको मैं और आप जानते हैं। एंड अनफॉर्चुनेटली ऐसा है जो आप कह रहे हैं, अवाम भी तो यही करती है। मेरी बात सुने, ये जो 14 लोग या 15-20 लोग जो पीटीआई के कराची से मुंतखब हुए थे, वो कोई जगीरदार थे? वो कोई मरूसी सियासत वाले थे? जी। असद उमर 2 दफा इलेक्ट हुआ है इस्लामाबाद से जी। वो मेरे हल्के से था, इस्लामाबाद से। वो तो किसी ने देखा ही नहीं, लोगों ने कैसे वोट दिए? आपकी सियासी जमातों को, उन सियासी जमातों का जिनका अवाम से ताल्लुक है और अवाम की बात करती हैं, उनको आप इजाजत तो दें। मैं आपको वसूख से कहता हूं। डॉक्टर साहब वक्त मेरा खत्म हो गया। एक तो सियासी डिस्कशन में वक्त बड़ा चाहिए होता है। अनफॉर्चुनेटली उन 20 लोगों ने कराची में किया कुछ नहीं है, अगर वो अवाम में से ही आए थे। अवाम आज कराची की हालत अब भी वही है पिछले 3-3.5 साल में। लेकिन मैं किसी और नशस्त में जरूर इस पे इंशाल्लाह बात करेंगे। वक्त मेरा खत्म हो गया। थैंक यू वेरी मच, आपने हमें ज्वाइन किया। डॉक्टर साहब, डॉक्टर रसूल बख्श रही तजिया हमारे सामने रख रहे थे और हम इस पर बात कर रहे थे कि क्या हक हुक्मरानी अवाम ही देते हैं, कहीं और से आता है, और क्या अवाम अपना ये हक सही तरीके से इस्तेमाल कर रहे हैं, सही लोग सामने आ रहे हैं? इस पे हम बात कर रहे थे, बात करते रहेंगे, आगे बढ़ते हैं। और एक और अफसोसनाक स्टोरी हमारे पास, हमने जरूरी समझा कि इसको शेयर करें, और वो कोहिस्तान के हवाले से। बिल्कुल, कोहिस्तान में एक और लड़की जिरगे के फैसले की भेंट चढ़ गई। लड़के के साथ तस्वीर बनाने का इल्जाम लगा। जिरगे के फैसले के बाद वालिद और चचा ने गोलियां मारकर जान ले ली। कोहिस्तान में एक और लड़की के इस हवाले से हम बात करें, और गैरत के नाम पे लड़की को कत्ल किया गया है। अफसोसनाक वाकया है, और इलाके में ये कोहिस्तान की पेश आया जहां पर एक लड़के के साथ तस्वीर बनाने का इल्जाम लगा। तस्वीर सोशल मीडिया पे आई, अहले इलाका ने हंगामा बर्पा किया। जिरगे के फैसले के बाद खानदान वालों ने लड़की को मार दिया, वालिद और चचा ने गोलियां मारी। और ये तस्वीरें एडिटेड हैं, फैब्रिकेटेड तस्वीरें हैं। बाद में पता चला कि तस्वीरें भी असली नहीं थी।
वो किसी ने एडिट की थी और उसके बाद जब गोलियां मारी गईं तो लाश घर में छोड़कर फरार हो गए। लड़के को पुलिस ने तहवील में ले लिया और बचा लिया, जबकि एक और लड़की को पुलिस ने बचाया जिस पर लड़के के साथ तस्वीर बनाने का इल्जाम था और वो भी एडिटेड पिक्चर्स की। इनकी शादी एक दिन पहले हुई थी और इस बयान को बेस बनाकर और जो दूसरी लड़की के हवाले से हम बता रहे हैं उसने अब ये स्टेटमेंट दी है कि उसे घर वालों से कोई खतरा नहीं है। और इसके साथ साथ इससे पहले 2012 में अगर हम बात करें तो इसी तरह कोहिस्तान के अंदर इस तरह का एक वाकया पेश आया था जिसमें 9 जानें चली गई थी और जिरगे के फैसले की भेंट चढ़ी थी 9 जानें। और इसी तरह से ये जो कत्ल का वाकया हुआ है अभी इस लड़की का 24 नवंबर को हुआ वो तो एक सीरियल, एक पूरी सीरीज थी मर्डर्स की जो कि उस वक्त चली थी। उसमें आई बिलीव 4 लड़के और 5 लड़कियां थी जिनको कत्ल कर दिया गया था। ये वाकया कोहिस्तान में नया नहीं है, यहाँ पे लॉ को इन्फोर्स करने की जरूरत है। वहां पे जो इदारे हमारे मौजूद हैं उनको इस बात को यकीनी बनाने की जरूरत है कि ऐसा कोई भी वाकया ना हो, कोई भी कानून को अपने हाथ में ना ले। अगर ऐसा कोई वाकया होता भी है तो कानूनी चाराजोई का हक यकीनी तौर पे मौजूद है और कानून के लिए कानून के अंदर यकीनी तौर पे इसका हल भी मौजूद है अगर ऐसा कोई वाकया सामने आता है। लेकिन मुझे इंतहाई अफसोस हुआ ये सुनकर कि एक तो एक मासूम जान चली गई और उसके बाद जब पता चला जिस बुनियाद पे उसको कत्ल किया गया, जिन तस्वीर को देखकर वो एडिटेड पिक्चर्स थी। एडिटेड ना भी होती तो किसी को, इवन वालिदैन को भी औलाद की जान लेने का हक नहीं है, ना हमारे मजहब में है ना हमारे कानून में है। मैं उम्मीद करता हूं कि जो इस वक्त अथॉरिटीज एक्शन में है, वजीर आला जो है गिलगित बल्तिस्तान के, उन्होंने भी कहा है कि हम इस पे एक्शन ले रहे हैं। अल्लाह करे कि एक्शन हो, कोई मिसाल बने, कोई निशाने इबरत बने ये लोग, ताकि ऐसा वाकया दोबारा ना हो। और इस तरह के वाकयात का वैसे ही ये जो सोशल मीडिया पे पिक्चर्स आना, पहले इस बात को मेक श्योर किया जाना चाहिए कि जो तस्वीर आ रही, क्योंकि सोशल मीडिया पे इतनी इजीली एक्सेस है हर एक की, कुछ भी गलत कंटेंट, अच्छा जाली कंटेंट, सब कुछ सोशल मीडिया के ऊपर पड़ा है। उसकी ऑथेंटिसिटी पे बहुत सारे सवालात हैं और ऐसे में किसी की जान चली जाना है। एग्जैक्टली। और लेट मी करेक्ट, ये वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा हैं जिन्होंने इस पे एक्शन लिया है। हम उम्मीद करते हैं कि कानून की अमलदारी हो, ये लोग कैफरे किरदार तक पहुंचे और हम इस पर बात करते रहेंगे इंशाल्लाह अपने बुलेटिन के अंदर भी, प्रोग्राम्स के अंदर भी। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद दोबारा आपको ज्वाइन करते हैं। वेलकम बैक टू एक्सप्रेसिव। ब्रेक के बाद वापस आ गए। अब बात करेंगे कुछ हमास और इजराइल के दरमियान जो आरजी जंग बंदी है उसमें 2 रोज की तौसी कर दी गई है। तौसी इनफैक्ट हो गई है। कतरी वजारत खारिजा के मुताबिक हमास और इजराइल ने जंग बंदी में 2 रोज की तौसी पर इत्तफाक कर लिया है, जबकि हमास का कहना है कि जंग बंदी में जो तौसी है इसकी शराइत की पहले वाली जंग बंदी मुआहदे जैसी ही है। व्हाइट हाउस ने भी जंग बंदी में तौसी की तस्दीक की है, जबकि जंग बंदी में तौसी के लिए अमेरिका, यूरोपीय यूनियन, मिस्र और कतर की जानिब से खासी कोशिशें की गई थी। बिल्कुल, इससे पहले मिस्र ने कहा था कि जंगबंदी में तौसी होनी है, ये इसके इस मामले के करीब हैं। इस दौरान 20 इजरायली यरगमालियों के बदले 60 फलस्तीनी कैदी रिहा होंगे। जंगबंदी से जो बुनियादी ज़रूरियात ज़िंदगी हैं, इससे महरूम फलस्तीनियों तक मजीद इमदाद पहुंचाने में मदद मिली है। ताहम अक़वाम मुत्तहिदा का यह कहना है कि गजा में 2 महीनों तक रोजाना 200 इमदादी ट्रक भेजने की जरूरत है। दूसरी जानिब हम अगर वेस्ट बैंक की बात करते हैं तो यहाँ इसराइली फोर्सेस की जानिब से पकड़ धकड़ और जो फलस्तीनी है उनके घर गिराने का सिलसिला जारी है। इलाके में 7 अक्टूबर से अब तक इसराइली फोर्सेस 3000 से ज़ायद फलस्तीनियों को वेस्ट बैंक के इलाके में मगरबी किनारे में हिरासत में ले चुकी हैं। ये तो ताज़ा तरीन पिक्चर हमने आपके सामने रखी, इस पर हमने बात करनी है। इस वक्त हमारे साथ अब्दुल सत्तार साहब मौजूद हैं जो कि बैनुल-अक़वामी उमूर, खासतौर पे मशरिक़ वुस्ता के मामलात को बड़ा करीब से देख रहे हैं। तो हमने कहा कि ज़रा एक एक्सपर्ट ओपिनियन इस ताज़ा तरीन डेवलपमेंट पे शामिल करें। अब्दुल सत्तार साहब, थैंक यू वेरी मच, आपने हमें ज्वाइन किया। एक तो ये ताज़ा तरीन सूरत हाल है जिसमें जंगबंदी में तौसी हुई है, कतर का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है और जो इसकी टर्म्स एंड कंडीशंस हैं वो पहले वाली ही जंगबंदी की हैं। लेकिन इसराइल 4 रोज़ा जंगबंदी के से पहले भी ये बयान दे रहा था कि जो ही खत्म होगी हम पूरी ताकत से कार्रवाइयां करेंगे और अब भी उनका स्टैंस वही है। एक तो आप इस जंगबंदी का ओवरऑल ये जो जंग का सिनेरियो है इस पे क्या इम्पैक्ट देखते हैं? दूसरी जानिब 29 तारीख को अक़वाम मुत्तहिदा की जानिब से फ़लस्तीनियों का यकजहती का दिन मनाया जाता है एक जानिब, और 1948 में अक़वाम मुत्तहिदा ने फैसला भी किया था कि ये 2 स्टेट थ्योरी यहाँ पे इम्प्लीमेंट होनी चाहिए, लेकिन अब तक ये सिलसिला थमा नहीं है जो चल रहा है। तो एक जानिब यौम यकजहती और एक जानिब ये जंग, क्या कहेंगे? देखिए, वो यौम यकजहती तो मनाएंगे 29 को, और ये जो आर्जी जंग बंदी है, ऑफ कोर्स इससे एक साय ऑफ रिलीफ तो मिला है गजा के लोगों को, लेकिन ये मुस्तकिल जंग बंदी होनी चाहिए क्योंकि अभी भी ये जो 200 ट्रक आ रहे हैं, जंग से पहले तकरीबन 400 से ज्यादा ट्रक जो है वो गजा इंपोर्ट करता था। और इस वक्त जो अभी तक जो तकरीबन 50 के करीब इजरायली रिहा हुए हैं, गालिबन 158 के करीब फलस्तीनी हैं, लेकिन 7000 से ज्यादा
फलस्तीनी इस वक्त भी इजरायली जेलों में हैं। 2011 की बज़ाहिर नजर आ रहा है कि 2011 की जो इनकी डील थी प्रिजनर स्वैप की, वो कंपैरेटिवली बेहतर थी, क्योंकि उसमें एक सिपाही के बदले तकरीबन 1000 फलस्तीनी रिहा हुए थे। अभी सबसे खतरनाक बात यही है जो इजरायली वजीर दिफा ने की है, नेतन्याहू ने भी की है, कि वो अपने सिपाहियों को ये कह रहे हैं कि जंग के लिए तैयार रहें और उतनी ही ताकत और शिद्दत के साथ वो ताकत का बेदरग इस्तेमाल करेंगे जितना कि उन्होंने इस आर्जी जंगबंदी से पहले किया है। तो जरूरत इस अमर की कि ये मुस्तकिल जंगबंदी हो और वहां पे रिहेबिलिटेशन का काम शुरू हो, वहां पे ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस मजीद पहुंचाई जाए और इसराइल को इस तमाम प्रिजनर स्वैप के बाद मजीद हमलों से रोका जाए, क्योंकि वो बहुत अहम है। अगर उन्होंने कुछ लोगों को, चंद सौ फलस्तीनियों को रिहा भी कर दिया है, लेकिन उसके बाद ये आर्जी जंगबंदी के बाद दोबारा ये खतरनाक अगर बम्बार्टमेंट शुरू हो जाती है तो उसमें कई लोगों को वो जो है, कई लोगों की जानें उसमें चली जाएंगी, कई बड़े पैमाने पे तबाही फिर होगी। गजा में ऑलरेडी 10 लाख से ज्यादा लोग डिस्प्लेस हो गए हैं। इस वक्त उनको किसी तरफ अमान नहीं मिल रहा। एक तरफ इसराइल कहता है कि आप फला डायरेक्शन में चले जाएं, जब वो फला डायरेक्शन में जाते हैं तो वहां पर भी उनको टारगेट किया जाता है। तो पूरी इंटरनेशनल कम्युनिटी का दबाव बरकरार होना चाहिए मुस्तकिल जंगबंदी पर। अच्छा, जैसे अब्दुल सत्तार साहब आपने खुद भी कहा, और हम इस जंगबंदी की 4 रोज़ा की बात करें या इसमें तौसी के हवाले से बात करें तो इसमें जो बहुत सारे हम जिन कंट्रीज़ की बात करें जिसमें अमेरिका है, मिस्र है, कतर है, इनका रोल बड़ा इंपॉर्टेंट रहा है। अब 2 केस से पहले अमेरिका की हम बात करें तो वो खुल के बहुत हिमायत भी कर चुका है इसराइल की। लेकिन जिस तरह से ये लॉन्ग टर्म जंगबंदी है या परमानेंट जो इसका सोल्यूशन है, इसके लिए आपको क्या लगता है कि इन्हीं ममालिक की जानिब से ये जो प्रेशर है या जो एक जोर दिया जा रहा है बार बार मुस्तकिल जंगबंदी का, यही बरकरार रहना चाहिए और ममालिक को भी इसमें इंटरफेयर करना चाहिए और मामलात को बेहतरी की तरफ जाने के लिए परमानेंट जो जिसे हम सीज फायर कहते हैं उसका मुतालबा करना चाहिए? देखिए, बैनुल-अक़वामी तौर पे जो ममालिक अहम किरदार अदा कर सकते हैं वो रशिया और चाइना है, आउटसाइड वेस्टर्न ब्लॉक, एंड ऑफ कोर्स अमेरिका और यूरोपीय यूनियन बहुत बड़ा रोल प्ले कर सकते हैं। अगर वो चाहें तो इसराइल को बहुत हद तक रोक सकते हैं, इसराइल को कन्विंस कर सकते हैं कि वो मुस्तकिल जंगबंदी की तरफ जाए। लेकिन ये जितना भी अभी भी जो आर्जी जंगबंदी हो रही है ये अवामी दबाव पर हो रही है। जिस तरह लोग बर्लिन से लेकर न्यूयॉर्क तक और न्यूयॉर्क से लेकर स्पेन के मुख्तलिफ शहरों तक निकले हैं। कुछ ममालिक की हुकूमत ने बड़ा अच्छा मौक़िफ़ इस पे अपनाया है। स्पेन की कुछ हुकूमती ऑफिशियल हैं, इसी तरह स्वीडन की कुछ हुकूमती ऑफिशियल हैं, उन्होंने भी इस पर बहुत बेहतर मौक़िफ़ अपनाया है। लेकिन असल मसला अवामी दबाव है। मुझे उम्मीद है कि 29 नवंबर को जो ये यौम यकजहती मनाया जा रहा है, इसमें दुनिया भर के लोग जो है न सिर्फ अक़वाम मुत्तहिदा मनाएगी, मेरा ख्याल है कि दुनिया भर में मुख्तलिफ ममालिक में भी शायद इस हवाले से मुज़ाहरे हों। तो जितना अवामी दबाव बरकरार रहेगा हुकूमतों पर, उतना ही उसी दबाव की वजह से ये मुस्तकिल जंगबंदी की तरफ जाएंगे। अगर इस दबाव में कमी आई तो ये मुस्तकिल जंगबंदी मुश्किल हो जाएगी। बरतानिया में जर्मी कॉर्बिन जो लेबर पार्टी के साबिक सरबराह थे, उन्होंने और बहुत सारे रहनुमाओं ने ये कहा है दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक में कि ये मुस्तकिल जंगबंदी होनी चाहिए, आर्जी जंगबंदी काफी नहीं। बिल्कुल बिल्कुल ऐसे होना चाहिए। अच्छा, एक तो ये कि हमास की जो लीडरशिप है वो भी कह चुकी है कि हमने कोई अचानक ये नहीं हुआ कि हम एकदम उठे और हमने 7 अक्टूबर का वाकया कर दिया। हमें भी पता था कि हम एक एटमी ताकत को ललकारने जा रहे हैं, लेकिन इसके सिवा हमारे पास चारा क्या है? सिंस 1948 अक़वाम मुत्तहिदा की किसी करारदाद पे अमल नहीं हो रहा। और एक तरफ ये हकीकत है और दूसरी तरफ ये हकीकत है कि ये नजरिया दबाया नहीं जा रहा। आई मीन ये चौथी नस्ल है आई बिलीव फलस्तीनियों की जो कि लड़ रही है और रुक नहीं रही है, और अब भी अगर आइंदा वक्त गुजरेगा तो ऐसा ही होगा। आपने जो हमास के हवाले से जिक्र किया कि पहले एक इसराइली फौजी के बदले 1000 फलस्तीनी रिहा होते थे, अब ऐसा नहीं हो रहा, तो क्या हमास की ताकत घटी है? इसराइल बेहतर निगोशिएट कर रहा है? रेजिस्टेंस पावर हमास की कम हुई है? इसकी बुनियादी वजह क्या है? क्या बहुत कम नंबर्स यानी कि पर्सन टू पर्सन एक्सचेंज हो रहा है, या फिर हालात इतने नासाजगार हैं कि हमास को यह करना पड़ रहा है, या इतनी बड़ी तादाद में इसराइली उनके पास है? देखिए, इसमें एक पॉइंट जो इजाफी मैं कहना चाहूंगा वो ये है कि अब ये कुछ वेस्टर्न मीडिया में रिपोर्ट हुआ है कि इसमें सिर्फ हमास नहीं बल्कि 5 तंजीमें थी, इस्लामिक जहाज समेत 3 गैर मारूफ तंजीमें थी। और इस आर्जी जंगबंदी में भी एक मुश्किल हो सकती है क्योंकि
40 के करीब खवातीन या बच्चे जो इजरायली हैं वो पता नहीं चल रहा कि वो किस ग्रुप के पास हैं, और हमास इसीलिए ज्यादा टाइम मांग रहा है कि वो उनको तलाश कर सके। तो इसमें एक ही पेचीदगी, अगर वो 40 यरगमाली नहीं मिलते तो इसमें रुकावट होगी। दूसरा मसला यह है कि अब हमास के 7 अक्टूबर का जो वाकया है उस पर भी सवालात उठाए जाएंगे। उसकी वजह यह है कि 7 अक्टूबर के बज़ाहिर यही लग रहा है कि जिस तरह बाज़ सियासी जमातें अपने कारकुनान को मजमूई तौर पर अपने अवाम पर ज्यादा तरजीह देते हैं, जैसे कराची में MQM अपने 2 कारकुनान के लिए पूरा शहर बंद कर दिया करती थी, तो अब बज़ाहिर ये नजर आ रहा है कि हमास ने अपने चंद सौ या चंद हजार कारकुनान को छुड़वाने के लिए इतने बड़े पैमाने पे ये कार्रवाई की है। लेकिन उसकी जब आप बैलेंस शीट देखेंगे तो 10 लाख से ज्यादा लोग बेघर हो गए, मिलियंस ऑफ रुपीस और बिलियंस ऑफ डॉलर्स का जो है वो इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह हो गया है। गजा में ऑलरेडी 80% लोगों को पीने का साफ पानी मैसर नहीं था, 50% लोगों के पास बेरोजगार नहीं था, अब वो बेरोजगारी की शरह 70% से ज्यादा हो जाएगी। तो डैमेज बहुत ज्यादा है। इस एक्शन पर भी सवालात उठेंगे और ये विद इन हमास और आउटसाइड हमास, मसलन जो पैलेस्टीनियन सर्कल्स हैं उसमें भी ये बात उठेगी। तो हमास की ऑफ कोर्स इस हवाले से बज़ाहिर कमजोरी नजर आ रही है। साहब थैंक यू वेरी मच, आपकी राय हम तक पहुंची। हमास के कंडक्ट के ऊपर भी सवाल उठेंगे, द काइंड ऑफ थिंग्स वर डन। तार साहब बात कर रहे थे गजा की ताज़ा तरीन सूरत हाल के ऊपर, एक ब्रेक लेते हैं। वेलकम बैक। बात पोलियो की कर लेते हैं। एक ऐसा मौज़ूद बरस है, हम मुसलसल इस पे बात करते आए हैं। बेशुमार कोशिशों के बावजूद पाकिस्तान की जान नहीं छोड़ रहा है। इस वक्त ये वायरस मुतासरा शख्स के हवाले से अगर बात करें तो उसके दिमाग और रीढ़ की हड्डी पर असरअंदाज होता है, इसे मफलूज कर देता है, ज़िंदगी भर के लिए माजूर करता है और कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक तो अमवात भी वाक़ हो सकती हैं। पाकिस्तान को पोलियो फ्री बनाने का ख्वाब कब पूरा होगा, इस पर जिम्मेदारी तो हम सबकी है। हम अपनी तरफ से आवाज़ उठाते रहते हैं। रवा साल अब तक पाकिस्तान में जो पोलियो वायरस है इससे मुतासरा बच्चों की तादाद 4 है और मुल्क भर में 7 रोज़ा इंसदाद पोलियो मुहिम का आगाज़ हो गया है। इस मुहिम के दौरान मुल्क भर में 4 करोड़ से ज़ायद ऐसे बच्चे हैं जिनको पोलियो के कतरे पिलाए जाएंगे और दुनिया के जो दीगर ममालिक हैं इस खतरनाक वायरस से छुटकारा पा चुके हैं। पाकिस्तान ऐसा क्या करे कि हमारी जान इससे छूट जाए, या हम ऐसा क्या नहीं कर रहे कि हमारी जान नहीं छूट रही, इस पर हमने कहा एक ज़रा सेशन कर। बिल्कुल, हमारे साथ मौजूद है इंसदाद पोलियो प्रोग्राम के सरबरा और एडिशनल हेल्थ सेक्रेटरी प्राइमरी एंड सेकेंडरी हेल्थ डिपार्टमेंट जनाब खज़र अफजाल साहब। इसके साथ साथ ये कोऑर्डिनेटर भी हैं इमरजेंसी ऑपरेटिंग सेंटर पोलियो, उनको हम खुश आमदीद कहते हैं। थैंक यू वेरी मच खज़र साहब, बहुत शुक्रिया कि आपने हमें ज्वाइन किया। हम अभी केसेस के हवाले से बात किए, हर साल गवर्नमेंट लेवल के ऊपर ये कैंपेन चलाई जाती है, अवेयरनेस के हवाले से भी बात की जाती है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली पोलियो फ्री होना इट्स वेरी चैलेंजिंग थिंग फॉर पाकिस्तान एट दिस पॉइंट। हाउ डू यू थिंक कि जो अभी पाकिस्तान के अंदर या पंजाब के अंदर स्पेसिफिकली बात करते हैं, यहाँ पे जो पोलियो वायरस की तस्दीक हुई है वजूहात क्या हैं, क्या हमारी किस चीज़ में कहीं ना कहीं कोई कमी या फ्लॉ रह रही है, या वाकई ये इतना डिफ़िकल्ट या चैलेंजिंग है कि हम इस पर काबू नहीं पा रहे? सबसे पहले तो आपका बहुत शुक्रिया कि आपने इस अहम मौजू पे बात करने के लिए मुझे यहाँ बुलाया। जी, अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान ऐसे 2 ममालिक हैं दुनिया में जहाँ आज भी पोलियो वायरस प्रिवेलेंट है। अगर हम पोलियो के केसेस की बात करें तो 2023 में पाकिस्तान के अंदर 5 केसेस आ चुके हैं, जिनमें से 3 KP बन्नू से और 2 कराची में से हैं। पंजाब अल्हम्दुलिल्लाह जी पोलियो फ्री है सिंस अक्टूबर 2020। मगर हमारे यहाँ इन्वायरमेंटल सैंपल्स, जिनको माहौलियाती नमूनों के नाम से जाना जाता है, वो पॉजिटिव आते रहते हैं, जिसका मतलब ये है कि हमारे इर्द गिर्द पोलियो का वायरस मौजूद है। और जो ये सवाल है जी कि ये वायरस कहाँ से आ जाता है इन स्पाइट ऑफ ऑल द कैंपेन्स एंड एफर्ट्स, तो उसका आंसर ये है जी कि ये पोलियो जब वायरस की तस्दीक होती है हमारे पास, या वो इन्वायरमेंटल सैंपल में होती है, किसी बच्चे में होती है, तो हम उसकी फिर जो जिसे आप कहें ना जी कि हम उसकी एक DNA टेस्टिंग होती है एक इंसान की, तो हम वायरस की भी सीक्वेंसिंग करते हैं, जिससे हमें पता चलता है कि उसका ओरिजिन कहाँ पे है। तो हमारा जितना भी वायरस हमें पाकिस्तान में मिल रहा है जी, उसका ओरिजिन इज़ इन अफगानिस्तान। ओके। और अनफॉर्चुनेटली क्योंकि हमारी पॉपुलेशन की मूवमेंट पिछले कुछ अरसे में बहुत ज़्यादा रही है फ्रॉम अफगानिस्तान टू पाकिस्तान, और सेटलमेंट्स बहुत ज़्यादा रही हैं अफगानी पॉपुलेशन की इन पाकिस्तान, तो वायरस भी यहाँ ट्रैवल होता रहा है। okay. पंजाब में इस साल 6 पॉजिटिव इन्वायरमेंटल सैंपल्स हैं हमारे आए जी, जिनसे 4 लाहौर में और 2 पिंडी में हैं। और उनकी भी सीक्वेंसिंग से हमें यही पता चला है कि दे ऑल हैड देयर बैकग्राउंड इन अफगानिस्तान जी। ओके।
तो सबसे बड़ी वजह तो पाकिस्तान में पोलियो वायरस के मिलने की ये है कि वो वहाँ से ट्रांसफ़र होके आता है, क्योंकि कैरियर तो इसमें ऑफ कोर्स इंसान ही है, ह्यूमन बॉडी इसका कैरियर है। वो ज़रूरी नहीं है कि जिस बॉडी में होगा वो वहाँ पे उसको अपाहज भी बना देगा। मेजॉरिटी पोलियो के केसेस जो होते हैं वो एसिम्टोमेटिक होते हैं, मगर वो पोलियो के कैरियर्स होते हैं और उस पोलियो वायरस की वजह से किसी और को जो है वो जिंदगी भर की। अच्छा, ये लेकिन जितनी बड़ी मैसिव मूवमेंट है ये बिटवीन पाकिस्तान टू अफगानिस्तान, उतने मैसिव केसेस नहीं है। आई मीन केसेस का जो सिनेरियो है, एक लम्हा तो ऐसा भी आया था कि पोलियो फ्री हो चुके हुए थे, एंड देन एक दो केसेस आ गए सामने। तो इसकी बुनियादी क्या वजह है, ये जो रेशो है? ये मैं समझता हूँ जी कि पाकिस्तान का जो पोलियो एरेडिकेशन प्रोग्राम है ये उसकी एक सक्सेस है। कि जितनी ज़्यादा पॉपुलेशन की मूवमेंट है पाकिस्तान में, या अगर हम पंजाब की बात करें तो यू विल बी अमेज्ड टू नो कि लाहौर में, सिर्फ लाहौर में ऑलमोस्ट 100+ बसेस ट्रेवल करती हैं फ्रॉम केपी डेली बेसिस पे। तो इतनी ज़्यादा पॉपुलेशन की मूवमेंट है टू पंजाब, पूरे पाकिस्तान की भी अगर हम बात करें तो हमारा जो पोलियो प्रोग्राम है ये उसकी सक्सेस है। ये जो अभी आपने बात की कि केसेस कम है ऑल्दो पॉपुलेशन मूवमेंट बहुत ज़्यादा है। अभी पंजाब में जो कैंपेन 27 नवंबर से स्टार्ट हुई है, ये नवी कैंपेन है पंजाब में। इसके अलावा जो सबसे अहम काम पोलियो प्रोग्राम जो है पंजाब का या पूरे पाकिस्तान का, वो जो हमारे ट्रांजिट पॉइंट्स हैं वहाँ पे टीम्स तैनात करके जितनी भी बच्चों की मूवमेंट पंजाब में, पाकिस्तान में या पंजाब से बाहर, उन सबको पोलियो के कतरे पिलाए जाते हैं। और पोलियो के कतरों के बारे में एक जो मिथ बनी हुई है कि लोग कहते हैं जी बार बार क्यों आ जाते हैं हमारे घरों में पोलियो के कतरे पिलाने के लिए बच्चों को, तो उसका जवाब बड़ा सिंपल है कि जैसे एक प्लेयर एक प्रैक्टिस करता है बार बार एक चीज को, एक स्किल को अटेन करने के लिए, इसी तरह ही जब ये कतरे बार बार पिलाए जाते हैं तो वो इम्यूनिटी को बूस्ट करते हैं। जितना ज्यादा ये कतरे पिलाए जाएंगे 5 साल के कम उम्र बच्चों को, उतनी ज्यादा उनकी इम्यूनिटी अगेंस्ट दिस डिजीज बिल्ड होगी। और एज अ रिजल्ट फिर जब वो अगर कभी खुदा ना खास्ता उनको पोलियो वायरस हिट भी करेगा तो भी वो फिर पैरालिसिस का शिकार नहीं होगा। अच्छा खैर साहब, जिस तरह से आपने अभी खुद कहा कि पाकिस्तान में या पंजाब के अंदर जो कैंपेन्स चलाई जा रही हैं बड़ी ज़बरदस्त हैं और डेफिनेटली हर साल गवर्नमेंट जो ये करती है। अब पाकिस्तान में पोलियो सर्वेलेंस सिस्टम एक मौजूद है, आप इस सिस्टम के हवाले से बताइएगा कितना ये मौसर है और जिस तरह से ये काम कर रहे हैं उसकी, और साथ साथ इसी में एक ऐड कर लेते हैं कि हर साल जब बच्चों को पोलियो के कतरे पिलाए जाते हैं, मेजॉरिटी बच्चे पी लेते हैं, लेकिन फिर भी कुछ बच्चों तक या इनकी एक्सेस नहीं होती, पेरेंट्स रिलक्टेंट होते हैं या कोई भी ऐसी वजूहत हो सकती हैं। इसको कैटर करने के लिए क्या कर रही है पंजाब को? देखें, पाकिस्तान में और ख़ास करके पंजाब में, क्योंकि हम 14 करोड़ की ऑलमोस्ट आबादी है जी पंजाब की, तो ये जो हमारा सर्वेलेंस सिस्टम है ये इतना रोबस्ट है और ये इतना कामयाब है कि जो पिछले 3 साल से यहाँ पे केसेस नहीं आए हैं उसकी एक प्राइमरी वजह हमारे सर्वेलेंस सिस्टम का बहुत फुल प्रूफ होना भी है। हमारे ये जो कॉन्सेप्ट था ना जी रिफ्यूजल्स का, उसमें अब मैं आपको अगर स्टैट्स की बात करूं तो अब से 4 साल पहले 2019-20 तक हमारे यहाँ पंजाब में हज़ारों की तादाद में रिफ्यूजल्स हुआ करते थे। और एज वी स्पीक हमारी जो लास्ट मंथ अक्टूबर में हमारी नेशनल इम्यूनाइजेशन कैंपेन हुई है उसमें हमारे रिफ्यूजल जो है दे वर लेस देन 20, और वो भी उसी दिन ही हम रिफ्यूजल्स को कवर भी कर लेते हैं। बट अगेन मेरा पॉइंट वही होगा कि इस प्रोग्राम ने अल्हम्दुलिल्लाह जितना मेहनत करके और जो रिजल्ट्स यहाँ पे हमें शो किए हैं, हम वी आर क्लोज टू इरेडिकेशन ऑफ पोलियो। मगर अगेन वही जी हमारा एक थोड़ा सा जिसे आप कहें कि अनफॉर्चुनेट फैक्ट कि पॉपुलेशन की मूवमेंट बहुत ज़्यादा है, एंड उसके अलावा अभी भी कुछ एरियाज़ में हमारी जो पोलियो टीम्स को रेजिस्टेंस का सामना करना पड़ता है। अगर हम पंजाब की बात करें तो शायद इतना ज़्यादा नहीं होगा, बट केपी में देयर आर सिक्योरिटी कॉम्प्रोमाइज्ड एरियाज। अच्छा, यूजुअली हम अगर कुछ ये प्राइवेट लैब्स वगैरह को देखें या जो हेल्थ प्रोफेशनल्स अगर आप घरों पे उनको आप बुलवाएं या वैसे वो आपके पास आएँ तो उनके हुलिये, उनकी अपीयरेंस ऐसी होती है कि आप उन पे ट्रस्ट भी करते हैं एंड यू गो फॉर एनी सच प्रोसीजर। मैंने देखा है जो कुछ पोलियो वर्कर्स आपके ऑन स्ट्रीट्स हमें नजर आते हैं, मैं इन पर्टिकुलर लाहौर की बात करूँ, दिस इज माय ओन एक्सपीरियंस। बाय अपीयरेंस ऑब्वियसली मे बी दे आर नॉट वेल पेड, या उनके हुलिये इस तरह के नहीं होते, उनके रवैये समहाउ इतने ज़्यादा वेल एजुकेटेड नहीं होते, वो अपनी तरफ से बेचारे बहुत अच्छी एफर्ट कर रहे होते हैं। तो इट्स वेरी हार्ड समटाइम्स टू ट्रस्ट द काइंड ऑफ प्रोडक्ट देयर कैरिंग। आई मीन मैं अपने बच्चे को अगर पोलियो के कतरे पिलाऊंगा तो जो हेल्थ प्रोफेशनल पिला रहा है मुझे सबसे पहले उसको देखना है कि क्या मैं इस पे ट्रस्ट करूं कि मेरे बच्चे को पिलाए। इसके ऊपर आप कोई काम करें, ऐसी कुछ शिकायत हैं आपके पास? जी, आपकी ऑब्जर्वेशन जो है वो वैलिड है। एक्चुअली जी ये है कि जो पोलियो प्रोग्राम के वर्कर्स हैं ना जी, ये हम इसमें सरकारी मुलाजमीन भी होते हैं और हमारे जो हैं वो इसमें फ्रीलांसर्स भी होते हैं, जिसको आप कह लें कि वॉलंटियर्स।
तो क्योंकि हमारे पास इतनी बड़ी वर्कफोर्स सरकारी मुलाजमीन की तो है नहीं, तकरीबन 2,04,000 पोलियो वर्कर्स हैं जो एक कैंपेन में काम कर रहे होते हैं। तो एट टाइम्स जो हमारे वॉलंटियर्स होते हैं उनकी, जैसे आपने कुछ ऑब्जर्वेशन दी, उनके बारे में ऑब्जर्वेशन आती हैं। हाउएवर जहाँ तक उनको पे किए जाने का ताल्लुक है तो उनको बहुत ही एक हैंडसम किस्म की जो है वो, इसको सैलरी तो नहीं कहना चाहिए, ना ही मेरा ख्याल है जितनी वो मेहनत और जिस तरह का काम कर रहे हैं बहुत उसको important नहीं कहा जा काम, सकता। हाउएवर इस तरह की शिकायत कुछ जगहों पे आती हैं, बट वो पर्सन स्पेसिफिक हो सकती हैं। और हर कैंपेन के बाद जब हमारा पोस्ट कैंपेन रिव्यू होता है तो इस तरह की तमाम शिकायत। In last 20 seconds, any message that you like to give to the people who जी, watch? मैं बस गुजारिश पेरेंट्स से ये करूंगा कि ये जो पोलियो के कतरे पिलाने आती हैं टीम्स उनके घरों में, उनके लिए एक तो अपना दरवाज़ा ज़रूर खोलिए, दूसरा ये है कि उनको एज आ गेस्ट मेहमान के तौर पर ट्रीट करें। वो मेहनत करके पत्नी कितने मीलों का सफ़र करके आपके पास आए हैं, अगर पानी का गिलास आप ऑफर कर देंगे, हो सके तो चाय का एक कप ऑफर कर देंगे, क्योंकि कल भी हमारे 2 पोलियो वर्कर शहीद हुए हैं जी, डे 1 ऑफ कैंपेन। हम उनकी तो वो आपके बच्चों का मुस्तकबिल बेहतर कोशिशों बनाने को के लिए सराहते आपके हैं, घर आए। खिराज तहसीन पेश करते हैं। हमारी बेस्ट विशेस आपके साथ हैं। अल्लाह करे इस प्रोग्राम में आप हो पाकिस्तान। वेलकम बैक टू एक्सप्रेसो प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में आपको खुशामदीद कहेंगे। और आज हमारे किचन के अंदर फिर से रौनक आ गई है, बहारें आ गई हैं। अहमद हमारे साथ मौजूद है। अहमद, अस्सलाम वालेकुम। कहना जी हमारे किचन में हथौड़े चल गए। कैसे हैं अहमद? अल्लाह का शुक्र, मैं ठीक हूँ। आप सुनाइए। बिल्कुल ठीक ठाक। अहमद, अभी कुछ देर पहले हथौड़े चल रहे थे, अब आप कुछ ब्लेंड कर रहे हैं। क्या बनने वाला है आज बेसिकली जिंगर बर्गर, जिंगर बर्गर, क्रिस्पी बर्गर्स जो कि बच्चों के लिए फेवरेट होते हैं, बाकी हम लोग भी So खा what रहे हैं। was that जिंगर बर्गर हथौड़ा फ्लेवर आप चला रहे थे? वो जरा हमारे नाज़रीन को वो सिखाएं ना। basically- हम झूठे हो जाएंगे कि किधर है हथौड़ा। वो बेसिकली जो इसके अंदर जो फाइबर होता है ना, Okay. जो चिकन का फाइबर होता है वो लेग के अंदर थोड़ा सा हार्ड होता है। Okay. तो उसको टेंडर करने के लिए हम इसको मिलेट करते हैं। अहमद, जरा प्लीज करके दिखाएं, हमने बहुत एम्बैरेस होना है बाद में। आज के शो में एक्सक्लूसिव हमारे पास देखिए। ये ऐसे कर रहे थे अरे वाह। हथौड़े, हमने ऐसे नहीं कहा कि चल रहे हैं। थाई को हमने फ्लैट करेंगे, उसके है। बाद मैरिनेशन लगाएंगे और आपको और दिखाएंगे। इससे मतलब जो पैटी का टेक्सचर है उस पे फर्क पड़ेगा, नरम होगी। एग्जैक्टली थोड़ी सी वो बाहर की तरफ, बर्गर से बाहर की तरफ आएगी वो जो जिंगर और का जूसी crisp होगी। होता सेकंड बात ये है कि वो बहुत सॉफ्ट होगी, ठीक है। कि वो आपको बाइट ना करना पड़े, आराम से टूट जाए। वेरी नाइस, वेरी गुड टेक्निक। अहमद, आप अपने काम को कंटिन्यू रखें, हम दोबारा आएंगे अगर हथौड़ी चली तो। अगर हम हथौड़ी दोबारा चल गई। देखेंगे। खैर जी, सफर शर्त आपको दिखाते हैं। हमारा अगला सेगमेंट है, आज क्या है सफर शर्त में, आप भी देखिए। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं वकार अहमद और आप देख रहे हैं सफ़र शर्त स्पेशल। और आज हम बात करेंगे एक ऐसी तस्वीर पर जो कि बड़ी कमाल तस्वीर है। सोनी का जो कंपटीशन हुआ, वर्ल्ड कंपटीशन, उसमें टॉप 3 पे आई। सैयद मेहदी बुखारी साहब ने ये तस्वीर ली और ये तस्वीर जो है ये गिलगित बल्तिस्तान से मुतल्लिक़ है। उनकी बहुत सारी तस्वीर जहाँ वो गिलगित बल्तिस्तान से मुतल्लिक़ हैं। हर तस्वीर के पीछे कोई ना कोई कहानी है और दिलचस्प कहानी है। और दुनिया में जितने भी फ़नकार हैं, वो चाहे नावल लिखते हैं, चाहे वो अफसाना लिखते हैं, चाहे वो मुसव्वरी करते हैं या मौसीकी का कोई मास्टरपीस बनाते हैं, हर शाह पारे के पस मंज़र जो है या उसके पीछे कोई ना कोई दिलचस्प कहानी ज़रूर होती है। सो जो आज की जो तस्वीर है जो कि दुनिया की टॉप 3 में मुंतखब हुई, उस पर बात करते हैं। बहुत शुक्रिया बुखारी साहब। ये तस्वीर जो है ये भी गिलगित बल्तिस्तान ने आपको अता की। जी हाँ, ये भी गिफ्ट है। ये भी आपको टीवी ने आपको बहुत सारे गिफ्ट जी दिए है। हैं। ये कहाँ की है? ये रामा है, रामा मेडोस। ठीक है। आप अस्तौर बाज़ार से 11 किलोमीटर ऊपर टॉप पे जाते हैं तो एक खुली मेडोज है, चरागा है, पीछे चोंगरा पीक है, आपको सारा चेरी के उसके चीर के दरख्तों के जंगलात की भरमार। ये जो पीटीडीसी रामा है उसकी आप किस साइड ये पे खड़े हैं? बिल्कुल फ्रंट है। ये PTDC पीटीडीसी का, फ्रंट है? ओके। पीटीडीसी के जो मेन गेट है उसके सामने ये ग्राउंड खुली सी मेडो, जी जी। उसमें ये लगा हुआ था टेंट। और गैलेक्सी जो थी, कहकशां जो थी, तो आंख से नज़र नहीं आती, लेकिन कैमरे में ये सलाहियत है कि वो उन फ्रिक्वेंसीज को कैच कर सकता है जिसमें उसके कलर भी वो शो कर रहा होता है। ठीक है। तो गैलेक्सी थोड़ा सारा अलग थी। मैंने देखा कि ये टेंट लगा है, इधर लोग बोन फायर कर रहे हैं, कुछ स्टूडेंट का ग्रुप है। अब जिस जगह मैं खड़ा हूँ उधर से शोले उठते नज़र आ रहे हैं, लेकिन गैलेक्सी में और उस शोलों में फ़र्क है। बोन फायर का जो अलाउ उठ रहा है, गैलेक्सी उसमें ना अलाइनमेंट में फ़र्क है। ओके। तो मुझे या तो वेट करना पड़ेगा कि गैलेक्सी और अलाउ बिल्कुल अलाइन हो जाएं, या मुझे अपना एंगल तब्दील करके दूसरी तरफ जाना पड़ेगा। लेकिन दूसरी तरफ अगर मैं जाऊं तो फिर अलाउ बिल्कुल मेरे कैमरे के सामने होगा और वो ओवर एक्सपोज हो जाएगा तस्वीर में। कंट्रोल करना मुश्किल है। कंट्रोल करना उसका एक्सपोजर बड़ा मुश्किल होगा। तो लिहाजा बेहतर यही है कि मैं यहीं टिका रहूं और वेट करूं। ठीक है। और अल्लाह करे कि ये बोन फायर को 2-2.5 घंटे चलाते भी रहे। लेकिन सर ये 1.5 घंटा मैंने को उधर वेट किया।
ये जब अलाइनमेंट हुई है फौरी तौर पे मेरे जहन में इसका कैप्शन आ गया। तो मैंने कहा तस्वीर भी फोटोग्राफर के जहन में बनती है और उसका कैप्शन भी। मैंने कहा ये जो है ना ये गैलेक्सी बिल्कुल फायर के ऊपर है। मैंने इसका कैप्शन भी गैलेक्सी ऑन फायर दिया, तस्वीर आ गई। सोनी हर साल करवाता है वर्ल्ड फोटोग्राफी कंपटीशन और मैंने उसमें कुछ 4-5 तस्वीर सबमिट की। उनमें रैंक होते होते यूज़र वोट के साथ उसकी रैंकिंग होती है। तो ये टॉप 10 राउंड में गई, फिर ये 3rd नंबर पे आ गई, टॉप 3 में आ गई। अच्छा, सोनी का जो टॉप 3 का था उसमें गिफ्ट भी थे और काफ़ी कुछ था, वो फिर मुझे पाकिस्तान में रिसीव हुए। तो इस तस्वीर ने एक तो पूरी दुनिया को ये बताया कि ये टेक्निकल स्किल फोटोग्राफर की, दूसरा पाकिस्तान का नॉर्थ, रामा मैडो भी कोई चीज़ है और कोई देखने वाली जगह है। और ड्रामा के लिए फिर बहुत सारे लोग आए हैं। इस तस्वीर मुझसे इतने, एक तो अप्रिसिएशन के मैसेज आते थे कि बहुत अच्छी, दूसरा फिर लोग लोकेशन पूछते थे। ये कौन सा सन है? ये 2012-13 ही होगा। इसी वजह से, क्योंकि उसके बाद मैंने रामा की नाइट फोटोग्राफी बहुत सारी देखी, बहुत सारे लोगों ने रामा पे ही किया, बहुत सारे। मैंने भी इसके बाद काफ़ी दफ़ा वहाँ पे गया हूँ और की है। रामा का डिफ़ॉल्ट ठिकाना PTDC होता था, वो तो अनफॉर्चुनेटली शट डाउन हो गया। लेकिन रामा की जो ग्राउंड थी ना, यहाँ पे कभी पूरी ग्राउंड भरी जाती थी, कैंप साइट लग जाती थी, क्योंकि स्टूडेंट्स या यूनिवर्सिटी के आते थे, वो अपने कैंप फैला देते थे और होते होते वो कचरा ग्राउंड बन गया। अच्छा। मुझे ये भी दुख होता रहा वक्त के साथ साथ, जैसे जैसे मैं जाता हूँ उधर कचरा बढ़ता रहा, क्योंकि लोग कैंप तो लगा लेते हैं, लेकिन हाँ कितनी प्यारी मेडोज, कैंप तो लगा लेते हैं, कचरा नहीं समेटते। हालांकि उसके किनारे बड़े बड़े कचरे के बॉक्स जो है ना वो लगाए उन्होंने, बल्दिया ने, कि कचरा इसमें डाले, लेकिन लोग तवज्जो नहीं देते और वक्त के साथ ना ये बड़ा डैमेज, हमारा पूरा लैंडस्केप, पूरा नॉर्थ मेरी नज़रों के सामने बदल। ये जो, अच्छा, जब ये तस्वीर मैंने देखी तो मुझे लगा कि शायद ये अलाव जो है, ये एक फोटोग्राफर होता है ना, वो एक पूरा सेट, ये पूरा फ्रेम बनाता है, तो ये शायद आपने खुद ये अलाव यहाँ से, लेकिन आप कह रहे हैं कि वो अलाव ऑलरेडी चल रहा था और उसके बाद आपके जहन में आया कि, और उसके बाद ये बहुत बड़ी बात है कि इतनी देर वेट करना और गैलेक्सी को वहाँ तक लेके आना। जी हाँ, ये स्टूडेंट्स थे यूनिवर्सिटी के और ये पूरी रात हल्ला गुल्ला और डांस और बारबेक्यू और ये इनकी पार्टी हो रही थी कैंप के साथ। तो मैं वेट तो करता रहा, मैं उनके पास भी गया, उनसे मुलाकात भी हुई। ये लम्स यूनिवर्सिटी लाहौर से गए हुए स्टूडेंट थे। हाँ, तो मैंने उनको बताया कि यार मैं एक तस्वीर के चक्कर में हूँ, तो आपका क्या प्लान है? वो कहते हैं जी हमारी तो लंबी पार्टी पूरी रात की। मैं कहा बस लगे रहो। तो गालबन वो एलम्स एडवेंचर सोसाइटी है। बहुत थैंक यू वेरी मच। नाज़रीन, सैयद मेहदी बुखारी साहब, उनकी ये तस्वीर तीसरे नंबर पे क्यों आई, आपने अंदाज़ा लगा लिया कि कितने वेरिएबल्स, कितने मुतय्यरात जो हैं इससे जुड़े हुए हैं। और सबसे बड़ी बात कि एक फ़ोटोग्राफ़र का इसी हवाले से इसका जो ताल्लुक़ है वो फ़नकारी के साथ आ जाता है। एक फ़नकाराना सलाहियत अगर आपके अंदर नहीं है तो कैमरा आपके साथ वही करेगा, ये जैसे एक इंसान फ़नकार ना हो और उसके हाथ में अगर बॉल पॉइंट दे दिया जाए या कच्ची पेंसिल दे दी जाए तो वो क्या कर सकता है, लेकिन एक फ़नकार के हाथ में दे दिया जाए तो वो क्या करेगा, कोई ना कोई शाहबारा तख्लीक करेगा। बिल्कुल इसी तरह यहाँ पे इनके ज़हन में एक तस्वीर बनती है और उसके बाद जिस तरह ये गैलेक्सी को और फिर जो नीचे आग जल रही है उसको जिस तरह अलाइन करते हैं, ये वो तमाम चीज़ें हैं जिन्होंने इस तस्वीर को तीसरा नंबर दिया। सो तस्वीरी सिलसिला और तस्वीरी सिलसिलों के पीछे ये जो कहानी है दिलचस्प, इसका सिलसिला जारी है। अगली किस्त में मुलाकात होगी, देखते रहिए सफ़र-ए-शर्त स्पेशल। वेलकम बैक। हमने स्मोक का जिक्र किया था प्रोग्राम के शुरू में और ये भी कहा था कि आगे जाके मजीद इस पे बात करेंगे। भाई, गुज़िश्ता 3 हफ्ते से मुसलसल लॉकडाउन स्ट्रैटेजी भी अपनाई जा रही है, लेकिन पंजाब हुकूमत खासतौर पे लाहौर के अंदर कोई खातिर खा नताइज हासिल नहीं कर पाई है। जो फ़िज़ाई आलूदगी है इसके एतबार से लाहौर आज भी दुनिया के पहले नंबर पर बराजमान है। ओबियसली बहुत अच्छी खबर नहीं है। जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है वो इंतहाई मखदूश उसकी सूरत हाल है। उधर लाहौर में मसनूई बारिश बरसाने के मनसूबे पर अमल दरामद हो रहा है। वर्किंग ग्रुप कायम कर दिया गया है। जो चीफ सेक्रेटरी पंजाब है उनकी ज़ेर सदारत एक इजलास में लाहौर में मसनूई बारिश बरसाने और जो स्मोक रिडक्शन टावर की तनसीब है इस मनसूबे पर भी पेशरफ्त का जायजा लिया गया है। ये कैसे हो सकता है इस पर हमने बात करनी है। देन ब्रीफिंग में कहा गया कि जो क्लाउड सीडिंग है इसके लिए पहला ट्रायल 4 से 6 हफ्ते में मुतवक्के है। हवाई जहाज़ इस्तेमाल करते हुए कीमियाई अमल के जरिए जो क्लाउड सीडिंग का ज़्यादा इन्हिसार है वो मौसमी हालात बादलों की तश्कील पर है और क्लाउडनाइजेशन के लिए एक दुबई की कंपनी है, उसे MOU भी है आखिरी मरहल के अंदर, उस पर भी बात
बात हो रही है, दूसरी जानिब इंसानी सेहत इससे बुरी तरह मुतासर हो रही है। हमने मुसलसल आपको आगाह किया है, मुख्तलिफ लोग जो हैं वो इससे मुतासर हो रहे हैं। अब तक इससे मुतासर मरीजों की तादाद लाहौर में 8000 तक पहुँच गई है। ये बिलखुसूस जो इसके हवाले से सामने आए हैं और अमूमी तौर पर सब पे असरात हो रहे हैं। बिल्कुल, सांस लेने में दुश्वारी हो, आंखों में मसाइल हो, मास्क और ऐनक का इस्तेमाल करने के हवाले से कहा जा रहा है, लेकिन क्या ऐसी चीज़ें हैं जिनका इस्तेमाल किया जाए और आपकी इम्यूनिटी को बेहतर करने के लिए जो अच्छी खुराक है ड्राई फ्रूट, इसको भी रिकमेंड किया जा रहा है। हम बात करेंगे प्रोफेसर डॉक्टर फरीद जफर साहब हमारे साथ मौजूद है, प्रिंसिपल जनरल हॉस्पिटल, उनको हम खुश आमदीद कहते हैं। थैंक यू वेरी मच डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया आपने हमें ज्वाइन किया। ये जो अभी हम स्मॉग की सूरत हाल के हवाले से बात कर रहे हैं, दो कि पंजाब हुकूमत ने एक स्मार्ट लॉकडाउन की स्ट्रैटेजी बनाई, उस पर इम्प्लीमेंट भी कराया काफ़ी हद तक, लेकिन अनफॉर्चुनेटली उसमें कोई खातिर खा जो रिजल्ट्स हैं वो हमें हासिल नहीं हुए। अब एक तो हम ज़रूर चाहेंगे कि स्मॉग फिनोमिना को रिलेट करके आप थोड़ा सा गुफ्तगू का आगाज़ करें ताकि फिर हम इसके प्रिकॉशंस और प्रिवेंशन पे भी बात कर सकें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये जी एक बहुत इम्पॉर्टेंट इशू है हमारे कंट्री का और स्पेशली इस सिटी का जी। और हर साल अक्टूबर ऑनवर्ड्स ये स्मॉग डेवलप हो जाती है। इसका एक तो खैर हमारे अपने शहर से भी इसका ताल्लुक़ है कि कुछ इंडस्ट्रियलाइजेशन है, फिर कुछ क्रॉप्स की बर्निंग है, फिर कोल से आता है, फिर गाड़ियों का जो धुआं है उससे आता है, और कोई पेंट्स की फैक्ट्रीज़ हैं, केमिकल की फैक्ट्रीज़ हैं, वो इसमें कंट्रीब्यूट करती हैं। लेकिन ये हमारे नेबरिंग कंट्री से भी आता है और वो मिल के फिर इस चीज़ को ज़्यादा वर्स कर देता है। और इसमें नेचुरली सल्फर है, नाइट्रोजन ऑक्साइड है, इसमें सनलाइट भी उनके साथ रिएक्ट करती है और फिर ओजोन, इन सब का मिल के ये फिर एक स्मॉग। ये सबसे पहले लंदन में और यूएसए में कैलिफोर्निया की साइड पे इसका एक फिनोमेना डेवलप हुआ था और उन्होंने फिर इसको ये जो गाड़ियों का धुआं है और इंडस्ट्रीज़ को शहर से बाहर ले गए थे, उनका पूरा एनवायरनमेंट का जो डिपार्टमेंट था उसने बहुत ज़्यादा इस पर काम किया। और हमारे यहाँ एक्चुअली एक एक घर में अब इस वक्त 3-3, 4-4 गाड़ियाँ हैं और एक हमारा सिस्टम जो मैस ट्रांसपोर्ट का भी स्टार्ट हुआ है। लेकिन जनरली लोग अभी भी उसको, और हमारी आबादी इतना एक्सप्लोजन और पॉपुलेशन एक्सप्लोजन हो चुका है कि वो चीज़ उस तरह से कंट्रोल नहीं हो रही। अब वज़ीर आला साहब ने स्टेप्स लिए हैं कि आप 1 दिन 2 दिन छुट्टी करें ताकि ये धुआं जो है वह कम हो जाए। और इसमें ये कि कुछ हमारी रिकमेंडेशंस हैं। अब हमारा क्योंकि आब हवा ऐसी चल रही है और हमारी सोसाइटी में उस तरह से मैनरिज्म भी नहीं है कि वेस्ट में जैसे घर से निकलें आपको बस मिल जाए और बस में बैठे आप ऑफिस जाके उतर जाएं। यहाँ कुछ फीमेल्स के लिए भी उन चीज़ों में प्रॉब्लम है और वो चीज़ इतनी कंफर्टेबल भी नहीं होती बिकॉज हमारा रश इतना ज़्यादा है। फिर लोग एक दूसरे का वेट नहीं करते, कोई हमारा जो सिविलाइजेशन का सोशल डिवाइड भी बहुत ज़्यादा है, वसाइल का भी मसला है। सोशल डिवाइड भी है, दूसरा लोग एक दूसरे का ध्यान भी नहीं करते। आप अब जिसमें हॉस्पिटल में हूँ, आप अगर एंटर हो, अगर आप किसी का वेट करें तो वहाँ से 100 बंदा गुजर जाएगा, वो ये नहीं देखेगा कि ये आदमी खड़ा हुआ है कि वो गुजर जाए तो फिर ही आए। तो इस तरह एक दूसरे के लिए मेरे ख्याल है फीलिंग और जो एक सिविलाइजेशन का तरीका होता है वो हमारा कम होता जा रहा है। अगर मैंने ख़ुद कई दफ़ा सोचा कि मैं गाड़ी की बजाय मेरे घर के पास से मे बी लेस देन हाफ माइल एक वहाँ से बस का स्टॉप है कैनाल पे, तो वो ले लूँ और बिल्कुल हमारे एलजेज के सामने बस रुकती है और मैं वहाँ उतर जाऊँ। लेकिन ये कि एक दिन हमने किया भी सही और उसमें हमारा थोड़ा सा मतलब वो धक्कम फील और वो इतनी हुई कि जब तक आप ऑफिस एंटर होते हैं तो तब तक आपका ऑफिस काम करने के काबिल ही नहीं ऑफिस और हॉस्पिटल वैसे आगे इतना रश है कि वो आपको 2 बंदे आगे चलाने पड़ते हैं, 2 पीछे, वरना आपके अंदर 50 बंदा हिट करता है। ऐसे ही है। और जब ऊपर जाते हैं तो आपको बिल्कुल फ्रेम ऑफ माइंड वो वर्किंग रह ही नहीं जाता। लेकिन बाहर ये चीज़ें हुई और उस पे लोगों ने कार पूल भी किया। अगर किसी ने जाना है 4 लोगों ने तो एक कार में गए ताकि धुआं कम हो जाए। और हमें गाड़ियों की, जो कि अब हमारी गवर्नमेंट इस पर स्टेप्स ले रही है कि गाड़ियों के। तो डॉक्टर साहब, इसमें हम जितने इनिशिएटिव्स, आपने बड़े अच्छे पॉइंट्स उठाए हैं, जितने इनिशिएटिव्स हमने अभी तक देखे हैं ये हैं तो सही, लेकिन ये शॉर्ट टर्म है और इनका फिर लॉन्ग टर्म हम असर नहीं ले सकते। जिस तरह हमारी आबादी का आपने जिक्र किया, विद द पैसेज ऑफ टाइम बढ़ी रही है, तो फिर लॉन्ग टर्म पॉलिसी क्या होनी चाहिए? क्या कोई लॉन्ग टर्म पॉलिसी हो, फिर उस पर बहुत ही सख्ती से अमल दरामद हो? और जिन मॉडल्स का आपने जिक्र किया अमेरिका वगैरह का या इंग्लैंड का, बहुत वक्त लगा होगा उसमें तो ये करने में। जी जी,
देखिए जी, वो तो टाइम एक डार्क एज थी यूरोप की, और वो उन्होंने फिर उसके बाद अपने आप को डेवलप किया। बात ये कि SOP सबसे पहले तो मेरे ख्याल है जो गवर्नमेंट अब बना रही है कि किन किन चीज़ों से ये आ रहा है। अब न जो नेबरिंग कंट्री के तो हम SOP नहीं बना सकते, क्योंकि क्रॉस बॉर्डर आप देखें दिल्ली कलकत्ता कंटिन्यूसली वो भी टॉप पे जा रहे हैं। उनकी इंडस्ट्रियलाइजेशन हमारे अलॉन्ग बॉर्डर काफ़ी ज़्यादा हुई है, दिल्ली के साथ खासकर। तो हमारा और उनका मिल के वो अगर हवा का रुख इस तरफ हो जाता है तो सब का सब इधर आ जाता है लाहौर की तरफ, और हम बिल्कुल बॉर्डर के ऊपर हैं। तो इसमें बेसिकली लाहौर, फैसलाबाद, गुजरावाला, शेखुपुरा, ये एक एरिया ऐसा है जो कि सबसे ज़्यादा इफेक्ट होता है। और फिर ये ट्रिकल डाउन इफेक्ट चल रहा है। इसमें क्रॉप्स की बर्निंग है, उसको आपको रोकना है। जो धुएं वाली गाड़ियाँ हैं वो उसको आपको कंट्रोल करना है। फिर इंडस्ट्रियल जो एमिशन है केमिकल इंडस्ट्री का, उसको या तो आप शहर से बाहर शिफ्ट करें या उसका कोई ऐसा सिस्टम बनाएं। तो इसमें काफी सारे इनकलाबी और हंगामी फिर कोल बर्निंग से आता है। फिर आपकी वेस्ट अगर प्रॉपर डिस्पोज ऑफ ना हो उससे आता है। ये स्मोक रिडक्शन टावर का क्या कॉन्सेप्ट है डॉक्टर साहब, और क्या ये काबिल अमल है, इससे कोई फर्क पड़ सकता है? अब गवर्नमेंट अब दो एक बड़े ड्रास्टिक स्टेप ले रही, जो कि मेरा ख्याल है कि बहुत अच्छे हैं। और हमने कुरान शरीफ में भी लिखा है कि फिरौन, हम तो उसे जादूगर कहते हैं, वो बारिश करा लेता था उस टाइम में। बेसिकली वो, अब मैं समझता हूँ उसके पास साइंटिस्ट ऐसे थे जो बारिश करा लेते थे, और उस वक्त भी साइंस एक पीक पे थी। तो ये बेसिकली अब साइंस से हम आर्टिफिशियल रेन करा सकते हैं। और वो सारे ये जो जितने डस्ट पार्टिकल्स, इसमें हमारे यहाँ देखें कंस्ट्रक्शन भी हो रही है, उसकी मिट्टी भी है, फिर इस तरह डस्ट भी इसमें ऐड करती है, वो सारे सेटल डाउन हो जाएंगे। तो एक आर्टिफिशियल रेन जिसका CM साहब सॉरी डॉक्टर साहब आपको इंटरप्ट करी, जो आप आर्टिफिशियल रेन, क्या ये इसका इम्पैक्ट लॉन्ग टर्म होता है? ये जो आर्टिफिशियल इसका रेन कुछ अरसे के लिए तो होगा ना। हमारा बेसिकली प्रॉब्लम, क्योंकि कुछ माहिर माहौलियात का कहना है कि ये इतना लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट नहीं करेगा, शायद खर्चा हमारा इतना हो जाए, लेकिन इसके जो असरात हैं वो उतने ज्यादा पॉजिटिव नहीं होंगे। हमारा देखिए नवंबर, दिसंबर, जनवरी, ये 3 महीने हैं। तो एक चीज़ हम कर सकते हैं, अगर गवर्नमेंट अब उस पर देख रही है कि उनकी अगर फाइनेंशियल उसमें फिजिबिलिटी में आ जाता है, तो मेरा ख्याल है उसमें करने में कोई हर्ज नहीं, लंबा उसका असर नहीं होगा, लेकिन फॉर अ वीक वो ठीक होगा। आम शहरी क्या करें डॉक्टर साहब, आम शहरियों की रिस्पॉन्सिबिलिटीज? वैसे तो कुछ आपने मैं किया तो नेचुरली स्मॉग स्पेशलिस्ट नहीं हूँ, लेकिन मैं एज अ हेल्थ प्रोफेशनल जो चीज़ें हमने करनी है ताकि सेहत के लिए अच्छी हो, इसमें कुछ चीज़ें, एक तो आपकी रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम चलती है कि आपको सांस की दुश्वारी होती है, आँखों की प्रॉब्लम होती है, आपकी स्किन ख़राब होती है, आपके बाल ख़राब होते हैं, आप कि कैंसर्स का चांस बढ़ जाता है। उसके अलावा जो ख़वातीन प्रेग्नेंट हैं उसमें बेबी की ग्रोथ इफेक्ट होती है, बेबी अब नॉर्मल हो सकता है, न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट्स हो सकते हैं, स्पाइनल बाइफिड। इस पर अब स्टडीज़ आ रही हैं कि जो प्रेग्नेंट ख़वातीन हैं वो अगर स्मॉग में रहेंगी तो बेबी की एबनॉर्मेलिटी का चांस बढ़ता है। माय गुडनेस। तो इसमें एक तो ये कि नेचुरली हमें मास्क लाजमन यूज़ करना चाहिए, और आँखों के लिए भी ग्लासेस वो यूज़ करने चाहिए। हमने एक पूरा हफ्ता अवेयरनेस का जिसमें हमने मास्क भी तकसीम किए थे, और ख़ुद भी हम मास्क लगा के फिरते, वो हमें इनकरेज करना चाहिए। और उसके बाद जो डिफरेंट और चीज़ें हैं कि आपको जो सांस की दुश्वारी के लिए ट्रीटमेंट्स हैं वो साथ साथ, जो कि बेसिकली सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट होते हैं, और हमें थोड़ा सा इसको अवॉइड करना चाहिए, अननेसेसरी बाहर निकलने से अवॉइड करना चाहिए। थैंक यू वेरी मच डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया कि आपने बहुत डिटेल से स्मोक के हवाले से और किस तरह से आप एहतियात कर सकते हैं। ऑब्वियसली गैर ज़रूरी तौर पर घर से निकलने से परहेज़ करें, मास्क, ग्लासेस, हेलमेट, इन चीज़ों का इस्तेमाल करें ताकि आप इसके इम्पैक्ट को जितना अवॉइड कर सकें उतना बेहतर है। हमने ब्रेक पर जाना है, लेकिन ब्रेक पर जाने से पहले आपको किचन के मनाजिर हम साथ साथ दिखा रहे हैं कि वहाँ मैरिनेशन हो रही है, किस तरह से तैयारी चल रही है। एक तरफ हम सेहत की बात कर रहे हैं स्मोक की, और दूसरी तरफ हम खाने की बात कर रहे हैं। सो ये अब आपको साथ साथ दिखाते रहेंगे। हम ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं, आप देखते रहिए एक्सप्रेसो। वेलकम बैक टू एक्सप्रेसो। एक्सप्रेसो टैलेंट से आपकी मुलाकात करवाने का वक्त हुआ चाहता है। हमारी कोशिश होती है कुछ ऐसी नई आवाज़ें जिन्हें आप सोशल मीडिया के थ्रू तो शायद थोड़ा बहुत जानते हो, लेकिन अगर मेन स्ट्रीम पे नहीं जानते तो हम आपका तारुफ कराएं। आज मरियम सिद्दीक हमारे साथ मौजूद हैं, हमारी मेहमान है, एक्सप्रेसो टैलेंट का हिस्सा हैं, GC की स्टूडेंट हैं, बहुत ज़बरदस्त गाती हैं, अपनी यूनिवर्सिटी की म्यूज़िक सोसाइटी की प्रेसिडेंट भी हैं, और अभी हमने इनका थोड़ा सा वॉइस टेस्ट लिया तो हम इनके फ़ैन हो ही गए तकरीबन। रही सही कसर आई होप कि गुफ्तगू में निकल जाएगी। तो वेलकम करते हैं मरियम और इनके साथ ताहा। मरियम कैसी हैं आप? I'm good, और ताहा आप कैसे हैं? ठीक ठाक हैं? ग्रेट टू हैव यू। कैसा चल रहा है?
सब बहुत अच्छा चल रहा है। अच्छा मरियम, ऑल पाकिस्तान म्यूजिक में आपने गोल्ड मेडल भी जीता है 2 दफा। आप शी इज अमेजिंग। अच्छा मरियम, थोड़ा सा अपने म्यूजिकल जर्नी को बताएं। फैमिली में कोई और गाता है या आप यू आर द ओनली वन जिसने म्यूजिक को परस्यू किया? कोई भी नहीं गाता फैमिली में, और मैं शुरू से नात वगैरह पढ़ती थी। सही। और उसी से बस स्टार्ट हुआ, और फिर यूनिवर्सिटी में आके प्लेटफॉर्म्स मिलना शुरू हुए। नज़ीर अहमद म्यूज़िक सोसाइटी GCU की एक बहुत लेगेसी कैरी करती है, तो वहीं से बस ऑल पाकिस्तान म्यूज़िक कॉन्फ्रेंस में फिर आई वन रिसेंटली इन जुलाई PTV पे एक नेशनल कंपटीशन हुआ, और बस इसी तरह सब जारी है। ज़बरदस्त। तो मरियम, वो इमरान हमेशा कहती थी आवाज़ का तारुफ, तो हम ज़रूर चाहेंगे आप अपनी आवाज़ का तारुफ करवाएं, कुछ सुनाएं। कुछ सुनाइए। ज़रूर ज़रूर। नैना 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 दे कोल कोल रहना, पलदा फिराक नहीं हो सहना, नैना तो दूर ना करी हाय नैना, नैना दे कोल कोल रहना, पलदा फिराक नहीं हो सहना, नैना तो दूर ना करी। दुखड़े सुनावने बैठ मेरे सामने, दिन ए प्यार वाले फिर कदों आवने, दुखड़े सुनावने बैठ मेरे सामने, दिन ए प्यार वाले फिर कदों आवने, अखां ना वेख वेख थका, दिल दी किताब विच रखा, अखां तो दूर ना करी हाय नैना, बहुत अच्छे। नैना दे कोल कोल रहना, पलदा फिराक नहीं हो सहना, नैना तो दूर ना करी। हिजरा नु टाल वे रहन दे विसाल वे, जिंदड़ी ने रोना पाया जीना तेरे नाल वे, हिजरा नु टाल वे रहन दे विसाल वे, जिंदड़ी ने रोना पाया जीना तेरे नाल वे, सामा बाकी ने यार जो भी सामा, हंस के मैं नाम तेरे लावा, सावा तो दूर ना करी हाय नैना, वाह मरियम, वाह। नैना दे कोल कोल रहना, पलदा फिराक नहीं हो सहना, नैना तो दूर ना वेरी करी। नाइस, बहुत खूबसूरत, खूबसूरत आवाज है, वाह। आप कब से गा रही हैं? बचपन में, मतलब कब से गा रही हैं आप? कितना अरसा हो गया है? बचपन से गा रही हूँ, 3-4 साल की उम्र से। अच्छा, माशाल्लाह, बहुत बहुत पक्के आपके सुर भी हैं और आवाज़ का टेक्सचर बहुत ही खूबसूरत है। क्या इरादे हैं आगे? प्रोफेशनली गाना है या यूनिवर्सिटी की हद तक ही बस? होपफुली इफ आई गेट द गुड अपॉर्चुनिटी तो जरूर। What kind of what opportunity actually you're looking for? इन रीसेंट एरा ये तो मैं जानती हूँ कि पहले यू हैव टू वर्क ऑन योर सेल्फ। आजकल लोग खुद म्यूजिक प्रोड्यूस कर रहे हैं। फर्स्टली यू हैव टू इन्वेस्ट ऑन योर सेल्फ, देन यू विल गेट द चांस। तो आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू इट जल्दी अपना ओरिजिनल रिलीज करने की ज़बरदस्त। तो मरीम ये बताएं, जल्दी कीजिए। फैमिली की पूरी सपोर्ट है सिंगिंग को लेके?
जी उनकी सपोर्ट है माशाल्लाह, मामा पापा सपोर्ट करते हैं। एक्चुअली आई एम अ हॉस्टलाइट, तो इसलिए भी मेरा चांस थोड़ा ज़्यादा लग जाता है। मुझे रोज़ाना घर से नहीं आना पड़ता। हाँ, तो घर में उस तरह से प्रैक्टिस चल रही हो तो अम्मा कहते हैं पढ़ाई कर लो, ये क्या एग्जैक्टली। और मैं जॉइंट फैमिली में रहती हूँ तो वहाँ तो और ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। ओके, तो इट्स अ गुड अपॉर्चुनिटी कि मैं हॉस्टल में रह के इसको परसू कर रही हूँ। नहीं, बहुत अच्छा करिए और अब ज़रूर अपने सिंगल पे काम कीजिए। OSTs बहुत अच्छे आ रहे हैं पाकिस्तान के। हम चाहेंगे आप कुछ और हमें सुनाइए, मुख्तसर लेकिन अच्छा कुछ और। ज़रूर। फरीदा खानम जी की गज़ल सुना देती हूँ, आज जरूर। जाने की जिद ना कर। वाह, हाय मर जाएंगे हम तो लुट जाएंगे, ऐसी बातें किया ना करो, आज जाने की जिद ना करो, आज जाने की जिद ना करो, यूं ही पहलू में बैठे रहो, यूं ही पहलू में बैठे रहो, आज जाने की जिद ना करो। वक्त की कैद में जिंदगी है मगर, वक्त की कैद में जिंदगी है मगर, चंद घड़ियाँ यही हैं जो आज़ाद हैं, चंद घड़ियाँ यही हैं जो आज़ाद हैं, इनको खोकर मेरी जाने जा उम्र भर ना तरसते रहो, आज जाने की जिद ना करो, आज जाने की जिद ना करो। हमारा दिल नहीं करता आप रुके ना, हम सोच रहे हैं कि आप गाती रहे, हमें बहुत मजा आ सच रहा अ है। ब्यूटीफुल वॉइस, माशाल्लाह। माशाल्लाह। तो सबसे बड़ा फैन कौन है आपका इस वक्त ऑन एंटायर प्लैनेट? ऑन एंटायर प्लैनेट? यस, द पर्सन हु थिंक ये मेरा सबसे बड़ा फैन है। घर में भी कोई हो सकता कोई भी है, हो सकता है। यूनिवर्सिटी में फ्रेंड हो आई सकती थिंक है। मेरे पापा। पापा, दैट्स व्हाई आई मीन इतनी बड़ी अगर बैकअप हो आप तो तभी कर फैमिली सकते हैं। गैदरिंग्स में कहते हैं मरियम चलो गाना सुनाओ, ऐसे कहते हैं सब। बुरा लगता है जब मुफ्त में हर वक्त दोस्त ऐसा कहते कुछ रहते हैं नहीं, चलो वो मुझे- सुनाओ चलो सुनाओ। वो मुझे कहते हैं कि तुमने नई गाना नजर लग जाती है। हाँ, ये भी वैसे एक पॉइंट है कि नजर भी लग अच्छा, जाती ये है। भी बड़ा जबरदस्त सुनाओ। लेकिन होता है ना कि दोस्त हर जगह जहाँ पे गए चलो भाई मरियम गाना सुनाओ, तो कभी कभी बंदा कहता है क्या यार मैं हर जगह इसी काम के लिए हूँ। नहीं, एक्चुअली मैं पापा के बारे में इसलिए कह रही हूँ कि ही कीप्स आस्किंग मी, वो हर वक्त मुझे कहते हैं कि लैपटॉप में इसको कंजर्व कर लो, क्योंकि ही इज नॉट अवेयर दैट मच कि सोशल मीडिया पे अब सब कुछ कंजर्व हो जाता है। तो वो बस कहते हैं कि इस लैपटॉप में मुझे सारा सेव कर दो, वो घर में मेरी ही ऑडियोज प्ले करते रहते हैं। हाँ बात है, ये ऐसे अब्बा की सपोर्ट हो तो फिर आप डेफिनेटली म्यूजिक में बहुत एक्सेल करेंगी। कोई ऐसा आर्टिस्ट जिसको आप बड़ा पसंद करती हूँ, जिसकी म्यूजिक को आप फॉलो करती हूँ? मैं एक्चुअली लता जी को बहुत सुनती हूँ और मैडम नूरजहां को बहुत सुनती हूँ और अली सेठी को बहुत सुनती हूँ। अच्छा, बिग good. फैन शुजा हैदर की कॉम्पोजिशंस। वाओ, आई थिंक पाकिस्तान में कंपोजर्स मुकम्मल म्यूजिकल ब्रेन है आपका, लग रहा है वो। और माशाल्लाह लय में भी आप बहुत ज़बरदस्त हैं। इन दी एंड एक तो हमें बहुत अच्छा लगा, आप ऐसी गाती रहिए और हम उम्मीद करते हैं कि बहुत जल्द आप अच्छा कुछ करेंगी, कुछ बड़ा आपका अपना सिंगल होगा। जाते जाते कुछ हमें सुनाइए, हम सेगमेंट इसी पे ख़त्म करते हैं। ये हमारी एक सीनियर की कॉम्पोजिशन है, वाजिद मुख्तार। अच्छा, हाँ, उन्होंने रिसेंटली अपना सॉन्ग रिलीज किया। ओके।
यार हम हैं ना तेरा साथ निभाने वाले हैं, यार हम हैं ना तेरा साथ निभाने वाले हैं, यही कहते थे मुझे छोड़ के जाने वाले हैं, क्या बात है। यार हम हैं ना। कितनी कब्रें हैं मेरे दिल में, तुझे क्या मालूम, कितनी कब्रें हैं मेरे दिल में, तुझे क्या मालूम, कितने किस्से हैं तुझे दोस्त सुनाने वाले हैं, यार हम हैं ना तेरा साथ निभाने वाले हैं। वेलकम बैक, वी आर बैक। ओके, सो बहुत सारी चीजें एक्चुअली चल रही होती हैं बिहाइंड द सीन, तो हम मिक्स प्लेटर चल रहा होता है यहाँ पे हमारे पास। किचन के अंदर प्लेटर अहमद भी चल मौजूद हैं और खुशबू अरबला बहुत हसन अच्छी आ रही खुशबू है। में इतनी खो गई कि अहमद से पूछने भूल गई। ओ ये तो बन गया। बन गया अहमद, ओ आपने ये तो बन गया। अहमद ये बताएं कि थोड़ी रेसिपी हमारे देखने वालों के साथ शेयर करें। मीनवेल प्रोसेस हम दिखाते ही रहे हैं ताकि पता लग जाए आपने कैसे बना रहे हैं आप ये जिंगर बर्गर। जी, रेसिपी में चिकन थाइज वेरी इंपॉर्टेंट जिंगर के लिए। तो चिकन थाइज हमने यूज़ किए हैं, गार्लिक पाउडर, ऑनियन पाउडर, जिंजर पाउडर, सॉल्ट और थोड़ा सा विनेगर। सबसे पहले हमने इसको बटर मिल्क के अंदर जो है वो डिप किया चिकन को, ताकि वो थोड़ा सा और टेंडर हो जाए। ठीक है। उसके बाद हमने ये मैरिनेशन जो मैंने आपको बताई वो लगाई है, और ये हमारे पास इस वक्त चिकन है। ठीक है। ठीक है, ये इसका चिकन का जो है थाई का पीस है, जो लेग का पार्ट होता है। ओके। ठीक है, इसको हम सिंपल मैदा है मेरे पास, ठीक है। सिंपल, कुछ भी मैदे के अंदर कुछ नहीं डाला। और लोग कहते हैं कि इसके अंदर सॉल्ट डालें, बट इसके जो क्रम्स ऊपर बनते हैं वो सॉगी हो जाते हैं ठीक है। सॉल्ट डालने से, क्योंकि सॉल्ट जो है वो थोड़ा सा मॉइस्चर छोड़ता है। ओके ओके। ठीक है, ये सिंपल हमने लेना है, इसके अंदर डालना है और इसको अच्छे तरीके से हमने रोल इन करना है ठीक है। विद द हेल्प ऑफ फिंगर्स एंड पाम्स। ठीक है, ये एक टेक्निक है जिसकी वजह से क्रम्स ऊपर आते हैं, इसके ऊपर और कुछ भी नहीं लगता। अच्छा, लोग जो कहते हैं कॉर्नफ्लेक्स लगा लें पता या नहीं, हाँ इतनी इतनी रेसिपीज अहमद इंटरनेट पे मिलती हैं कि अगर आपको इस स्टाइल का चाहिए चिकन तो आपको ऐसे करना पड़ेगा, बट वैसे हम करना आपको पड़ेगा। सिंपल मैदे से बना के दिखा देंगे। ये देखें, और इसको हमने वाटर में डिप किया ताकि इसकी सेकंड कोटिंग के लिए प्रिपेयर हो जाए। ठीक है। अच्छा, इसको आपने पानी के अंदर किया है? एग्जैक्टली। और ये दोबारा से अच्छे तरीके से, ठीक हो गया। ठीक है, और इसको हम थोड़ा सा तो पता नहीं शेक क्या करना क्या है। सोचते हैं, क्या क्या लगाना पड़ता है इसके चिकन के ऊपर तभी जाके इतने क्रम्स इसको ये होते हैं। शेक किया है और ये देखिए ओह क्रम्स, वाओ, ये क्रम्स ठीक हमारे है, रेडी हो गए। जबरदस्त। और ये फ्राइंग के लिए हमने डाल दिए। 15 मिनट्स हम इसको फ्राई करेंगे मीडियम हीट के ऊपर। ठीक है, और 3 मिनट हमें लगेंगे अभी और। जी 15 मिनट्स लगेंगे। ये मैंने बना के पहले रखा हुआ है। ठीक है। और इसी के साथ साथ ये देखें, ये हमारा सेकंड वन है। वाओ। अच्छा अहमद, इसको एयर फ्राई करेंगे तो उससे कोई इसके वो क्रिस्पीनेस पे फर्क पड़ेगा? कोई भी क्रिस्पी, अच्छा, आप एयर फ्राई भी कर सकते हैं? एयर फ्राई भी कर ओह सकते हैं। नाइस। बहुत सारे लोगों को ऑयल से इशू होता है ना कि तो डीप फ्राई चीज ना खाएं तो वो एग्जैक्टली, अगर आप ऑयल में फ्राई नहीं करना चाहते तो आप एयर फ्राई कर सकते हैं। ऊपर हल्का सा पैम स्प्रे मिलता है, हाँ, वो तो exactly, वो लगा वो के और फ्राई वो किया आप आराम से उसको फ्राई कर सकते हैं। अब जबरदस्त। हम आपको जिंगर असेंबल करना बताते हैं कि हाँ, ये सबसे मजेदार और इम्पोर्टेंट काम है। असेंबलिंग जो है असेंबली इसकी, प्लांट दिखाएं जिंगर का। असेंबलिंग जो है वो किस तरीके से होगी। ये मेरे पास बॉटम में हेड है, ठीक इसके है। ऊपर सिंपल मायोनीज, सिंपल मेयोनीज लग गया।
और इसी के साथ साथ हेल्दी बनाने के लिए एंड ये इसके ऊपर चिकन वाओ, एंड इसके ऊपर इसका हेड, और ये बिल्कुल उसी तरह का बर्गर लगे जो मार्केट से ये आप देख सकते हैं। और ये हमारा जिंगर बर्गर रेडी हो गया जबरदस्त। विद वेरी लो कॉस्ट। हाँ, ये आपने इमरान का रुपीस के सवाल अंदर। पूछने से पहले बता दें, लो कॉस्ट। फ्री बर्गर, हाँ। ओह नाइस। 100 रुपीस के अंदर अंदर जो है हमारी तो वैसे ही हम फ्री है। इसको कवर अप कर सकते हैं। 100 रुपीस के अंदर आप इसको कवर कर सकते हैं। बन 20 रुपीस, ओके। और जो चिकन है उसकी आजकल जो वैल्यू चल रही है 600 रुपीस केजी चल रही है। तो अगर हम 100 ग्राम भी लें तो 60 रुपीस का चिकन आता है। बाकी मैदा और ऑयल तो मतलब सबके इसकी कॉस्ट हमें 100 रुपए पड़ी। 100, एग्जैक्टली। हाँ। हमारे और घर बाकी के अंदर जो है मैदा ऑयल तो हमें वैसे भी मिल जाता है, ठीक है। तो वो तो घर के अंदर ही होता है। बाकी चिकन और बन की कॉस्ट है। क्या बात है। और आपकी इस रेसिपी की भी हमने एक बहुत जबरदस्त जोक भी एंजॉय कर लिया, साथ साथ चलता रहा। Sorry, Thank you अहमद, very आप much, भी- अहमद, क्या आपने फाइनल प्रेजेंटेशन दिखा दी? दिखा चुके हैं? दिया। चलो आप अहमद, जोक थैंक यू में वेरी मच। busy थे ना? जिंगर बर्गर इन जस्ट 100 रुपीज, यही इसका कैप्शन होगा। 100 रुपए में जिंगर बर्गर कैसे बनता है आप बना सकते हैं। हमारे पास सिर्फ 30 सेकंड है। आज उर्दू अदब की शाकार तसनीफ राजा गिद्द और दीगर लाजवाल तसानीफी खालिक बानो कुदसिया साहिबा की सालगिरह मनाई जा रही है। उनके रुखसत होने से यकीनी तौर पर उर्दू अदब में एक बहुत बड़ा खला पैदा हुआ जो अभी तक और कभी भी पूर्ण नहीं हो सकता। बानो कुदसिया साहिबा ने बेशुमार बेहतरीन काम किया। हम अगर उनके काम के हवाले से बात करें, राजा गिद्द तो महज एक उनकी वजह शोहरत है। इसके अलावा उनके अफसानी मजमूओं में नाकाबिल ज़िक्र बाज़गश्त, तमरबेल, दस्तबस्ता, सामाने वजूद, तवज्जो की तालिब, आतिश, ज़ेरपा और कुछ और नहीं के नाम शामिल हैं। कई नावल भी लिखे जिसमें राजा गिद्द मैंने जैसे कि मेंशन किया। इसके अलावा दीगर तसानीफ में एक दिन, शहर लाजवाल, पुरवा, मोम की गलियां, चहार चमन और दीगर कई ऐसे नावल शामिल हैं जिसकी वजह से उनको याद रखा जाएगा। अल्लाह उनको गरीक़ रहमत करे। अशफाक अहमद साहब के पहलू में गुलबर्ग लाहौर मॉडल टाउन लाहौर के अंदर दफन है और 4 फरवरी को लाहौर के एक निजी अस्पताल में उनका इंतकाल हुआ था। हमारी ढेर दुआएं बानो आपा के लिए। इसी नोट पर प्रोग्राम खत्म करेंगे। कल आपसे फिर मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।